हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। ये स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे जेएसएससी जेई 2022 के एग्ज़ाम के लिए। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आपका एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, बहुत समय आपके पास, बहुत कम समय बचा हुआ है। और आज इस सेशन में आपको मैं जनरल इंजीनियरिंग का जो सिविल इंजीनियरिंग वाला पार्ट है स्पेशली उसकी प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराया जाएगा आज आपको मेरे द्वारा। तो यह स्टूडेंट, जीएसएससी जेई 2022 का जो एग्जाम बहुत ज़्यादा नज़दीक है भाई, तो इसके लिए आप जानते हैं कि इसके सिलेबस के अकॉर्डिंग दो प्रकार के आपके पास दो पार्ट में आपको सिलेबस बांटा गया है। एक पेपर 1 है और एक पेपर 2 है। पेपर 1 वाला जो पार्ट है उसको आप कह रहे हैं जनरल इंजीनियरिंग, और जनरल इंजीनियरिंग के अंदर ही है आपका सिविल इंजीनियरिंग का पोर्शन, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का पोर्शन और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का पोर्शन। तीन तरह के पोर्शन अलग अलग डिफाइन किए गए हैं, अलग अलग सिलेबस वो आपका जनरल इंजीनियरिंग में, और भी कई चीज़ें हैं। बट जब हम पेपर 2 में जाते हैं तो वो अपना सब्जेक्ट कोर टॉपिक जो आ जाता है अलग अलग ब्रांच के हिसाब से वो अलग है। लेकिन आज मैं शुरुआत कराऊंगा आपको प्रैक्टिस कराऊंगा जनरल इंजीनियरिंग के अंदर जो सिविल इंजीनियरिंग वाला पेपर है, पार्ट है, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कराया जाएगा। तो बस फिर तो देर क्या है, देर क्यों करें, फटाफट से हम क्वेश्चन का प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं। और प्रैक्टिस शुरू करने से पहले ही हमारे आइडियल, आप सभी लोगों के आइडियल श्री अब्दुल कलाम जी, डॉक्टर अब्दुल कलाम जी का एक कोट से आगे बढ़ते हैं। सपने वो नहीं जो आप नींद में देखें, सपने वो हैं जो आपको नींद ही ना आने दे। जस्ट सपने वो नहीं है कि आप सो रखे हैं और आराम से सपने देख रहे हैं कि मैं वहां पर असिस्टेंट इंजीनियर बन गया, जूनियर इंजीनियर बन गया, या आईएएस बन गया, पीसीएस अधिकारी बन गया। सपने वो नहीं है। सपने वो अपने सपने में ही चले गया हो सपना। सपने वो हैं जो आपको नींद ही ना आने दे, नींद ही से भगा, नींद ही आपके जीवन से भगा दे। ठीक है ना? वो त्याग, वो है आपका सपना, और वही आपको सफलता दिलाएगा जब आपका नींद का त्याग होगा। चलिए खैर, बात करते हैं डियर स्टूडेंट, प्रैक्टिस से शुरुआत कर लेते हैं। और शुरुआत जो है, पहला क्वेश्चन आपका जो है वह है सर्वेइंग का। सिविल के अंदर हम एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं, आप सभी लोग जानते हैं कि सर्वेइंग। और सर्वेइंग के अंदर हमारे पास एक टॉपिक आता है छोटा सा, जिसमें हम पढ़ते हैं स्केल। स्केल स्केल तो चलिए, शायद कुछ साउंड का प्रॉब्लम हो गया था, कोई बात नहीं। मोटिवेशनल कोट को आपने पढ़ लिया, इसके बारे में समझा दिया था मैंने आपको। और मैं आपको पढ़ाऊंगा जनरल इंजीनियरिंग के अंदर, मतलब कि जनरल इंजीनियरिंग का जो सिविल वाला पार्ट है, सिविल इंजीनियरिंग का जो पोर्शन है, ये इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस कराऊंगा। चलिए बिना देरी करते हुए शुरू कर देते हैं। अब तो साउंड बढ़िया है। तो हमने कहा कि हम सर्वेइंग, जो सिविल इंजीनियरिंग के अंदर सर्वेइंग एक टॉपिक पढ़ते हैं, और उसमें एक छोटा सा टॉपिक होता है, सब्जेक्ट होता है सर्वेइंग, उसके अंदर एक छोटा टॉपिक होता है स्केल। स्केल का मीनिंग है, सपोज दैट आप फील्ड में, ग्राउंड में कोई, अगर आप 10 मीटर की डिस्टेंस को माप लिए हैं, तो मापेंगे आप चेन से या टेप से, जो भी है आप माप रहे हैं। और 10 मीटर को आप मैप जब बनाओगे, जब आप मैप बनाओगे तो उसमें 10 मीटर तो आप मेंशन कर नहीं सकते। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि इसके लिए एक पैमाना का यूज करते हैं। पैमाना, सपोज दैट एग्जांपल के लिए, सपोज दैट जैसे दिया भी है कि 1 सेंटीमीटर इन स्केल 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट द 1 मीटर। इसका कहने का मतलब है, होता ही यही है कि हम इसमें लिखते हैं मैप डिस्टेंस अपॉन ग्राउंड डिस्टेंस। मैप डिस्टेंस अपॉन ग्राउंड डिस्टेंस। भाई फील्ड में तो आप कितना भी डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, 10 मीटर 20 मीटर, लेकिन मैप तो छोटा होता है ना। तो मैप में तो आपकी छोटी डिस्टेंस आ सकती है, सेंटीमीटर में आ सकती है। तो वही चीज ये कहा है कि मैप में आपने क्या किया है डियर स्टूडेंट, ये ग्राउंड में आपने देखो 1 मीटर को, ग्राउंड में कितने डिस्टेंस है, 1 मीटर। अच्छा, और इस 1 मीटर को आप मैप में क्या दर्शा रहे हैं, 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर मतलब कि मैप में आप 1 सेंटीमीटर छोटा सा खींचोगे, क्योंकि ऊपर ही आपने पैमाना लिखा होगा 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर, मतलब कि 1 मीटर की जगह ग्राउंड में 1 सेंटीमीटर आप लिख रहे हैं, वो मैप की बात है। ये तो पैमाना आप पहले ही लिख देते हो कि ये आपका स्केल है, पैमाना। ओके, चलिए। तो यहां पर मैप डिस्टेंस कितना हो गया, 1 सेंटीमीटर। लेकिन डियर स्टूडेंट, ये तो हो गया स्केल हमें, लेकिन हमें स्केल नहीं पूछा गया है, हमें पूछा गया है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। आर एफ का मतलब होता है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। क्या होता है, रिप्रेजेंटेटिव रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन।
अब ये कौन सा फ्रैक्शन है डियर स्टूडेंट, बहुत सिंपल है एक तरह का स्केल ही है ये। बट जब आप आरएफ की बात करते हैं, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन की बात करते हैं, तो इसका मतलब होता है सेम यूनिट में कर देते हैं। जब आप स्केल को, मतलब कि यहीं पर इसको आगे बढ़ा रहा हूं, ऊपर था आपका 1 सेंटीमीटर और नीचे आपका डिनोमिनेटर में 1 मीटर, और 1 मीटर में आप जानते हैं कि 100 सेंटीमीटर होता है। 1 मीटर इज इक्वल टू व्हाट, 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। तो जब आप दोनों न्यूमरेटर मतलब कि मैप डिस्टेंस और ग्राउंड डिस्टेंस दोनों को ही सेम यूनिट में कर लेते हो, 1 सेंटीमीटर, नीचे भी आपने 100 सेंटीमीटर, तो यही कहलाता है डियर स्टूडेंट, यही तो कहलाता है आर एफ ऑफ दिस स्केल एंड 1/100, 1/100, दिस इज द आर एफ ऑफ दिस स्केल। यही कहलाता है आर एफ ऑफ दिस स्केल डियर स्टूडेंट, ये है आर एफ, इसको कहते हैं आर एफ। तो यहाँ पर अगर आप सब ऑप्शन देखें 1/100, ये है कहलाएगा आपका आर एफ। ओके, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। यस स्टूडेंट, यहाँ पर इनिशियल सेटिंग टाइम आपको पूछा गया है, और आपको अगर आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी देखें तो कहीं ना कहीं ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के बारे में है। तो इनिशियल सेटिंग टाइम होता है एक ओपीसी का, और एक होता है फाइनल सेटिंग टाइम। तो इनिशियल सेटिंग टाइम आईएसटी 30 मिनट होता है। इनिशियल सेटिंग टाइम का मतलब है कि सबसे पहले जो आप देखते हैं जब आप सीमेंट को कहीं पर, जब आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं कहीं पर, सॉरी कहीं पर कंस्ट्रक्शन कर रहे होते हैं, तो जब आप सीमेंट कंक्रीट को डालते हैं, उसको कॉम्पैक्ट करते हैं, तो आप देखते हैं कि मिनिमम 30 मिनट के बाद उसमें प्लास्टिसिटी लूज होना शुरू हो जाती है, हल्का फुल्का जो है उसमें रिजिडिटी आना शुरू हो जाती है। लेकिन जब आप 10 घंटे के बाद देखते हैं तो फाइनली सेट होते हुए आपको दिख जाता है। तो 10 घंटे में तो हो जाता है फाइनल सेट, लेकिन इनिशियली शुरुआती जो है आपका 30 मिनट के बाद होना शुरू हो जाएगा। ओपीसी के केस में अलग अलग सीमेंट के लिए अलग अलग होता है जनरली, बट इस सीमेंट के लिए आपको याद रखना है इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ दी ओपीसी। ऑब्वियसली ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको जाना पड़ेगा, ओपीसी लिखा नहीं है लेकिन आप इसी को ऑप्शन में लाते हो। एक्सेस ऑफ एल्कलीज इन अ सीमेंट, डियर स्टूडेंट जब आप बात करते हैं सीमेंट की, या हो सकता है कि ब्रिक की हो, तो सीमेंट बनने की बात करें या ब्रिक को बनने की बात करें, सीमेंट में बनने में भी एक क्ले, कहीं से कहीं मिट्टी जो होती है क्ले, वो भी यूज होती है मोस्टली, वैसे लाइम ज्यादा उसमें यूज होता है। तो क्ले जब है ऑब्वियसली मिट्टी है, चिकनी मिट्टी, बारीक मिट्टी, तो उसमें कहीं ना कहीं न चाहते हुए भी कुछ सॉल्ट आ जाते हैं, सॉल्ट जैसे कि NaCl, पोटास, K2O7, इस तरह से आपके कुछ एल्कलीज जिनको कहते हैं वो आ जाते हैं। ये एल्कलीज क्या करते हैं, मान लेते हैं कि अगर ये सीमेंट के मैन्युफैक्चरिंग के दौरान, मतलब कि जब सीमेंट को बना रहे हैं उस दौरान अगर आपका ये इसमें मिक्स होके आ गया है, तो इस सीमेंट को कहीं सरफेस में अगर आप यूज करते हैं, तो ये जो सॉल्ट है, तो जो इसमें मॉइस्चर होगा, जब सीमेंट में मॉइस्चर होगा तो उस समय पर मॉइस्चर जो है इवेपोरेट होगा सनशाइन की वजह से, या एनवायरनमेंट के मॉइस्चर के टेम्परेचर की वजह से इवेपोरेट होगा। तो वहां पर छोटे छोटे क्रिस्टल देखने को आपको मिलते हैं उस सरफेस में, छोटे छोटे व्हाइट व्हाइट क्रिस्टल देखने को मिलते हैं, एक व्हाइट पैचेज जिसको कहते हैं धब्बे, व्हाइट पैचेज देखने को मिला होगा। ऐसे ही आपने ब्रिक की मैसनरी दीवार चिनाई देखी होगी, ईंट की चिनाई वाली दीवार देखी होगी, तो क्योंकि ब्रिक भी मिट्टी भी से बनता है, और मिट्टी में भी अगर ये एल्कली जो सॉल्ट वगैरह आ जाते हैं, तो जब तक उसमें नमी है तब तक तो नहीं दिखेगा वो आपको व्हाइट पैचेज, लेकिन वो नमी जब एवेपोरेट हो जाती है तो छोटे छोटे क्रिस्टल सफेद सफेद उसमें रहते हैं। जैसे नमक का एग्जाम्पल देख लो, है ना, तो छोटे छोटे क्रिस्टल, तो वो व्हाइट पैचेज जो है बहुत अच्छा से अच्छा नहीं लगता है, भद्दा लगता है सरफेस में, उसी व्हाइट पैचेज को ही बोला जाता है इफ्लोरेसेंस, इफ्लोरेसेंस बोला जाता है। अगर ये बहुत ज्यादा है तो ये एफ्लोरेसेंस आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। उत्प्लावन, उसको हिंदी में बोला जाता है उत्प्लावन, क्या बोला जाता है, उत्प्लावन। चलिए आगे बढ़ते हैं जी। हाउ मच डज अ बैग ऑफ सीमेंट वेट, ये कहना चाह रहा है कि एक बैग जब आप सीमेंट का लाते हैं मार्केट से, अगर मार्केट से एक बैग सीमेंट आप ला रहे हैं, तो ये बैग का जो वेट रहता है अपना खुद का, तो ये रहता है 50 किलोग्राम का। कितना रहता है डियर स्टूडेंट, 50 किलोग्राम का, सब लोग जानते हैं 50 किलोग्राम का ही बैग मिलता है। और जितना भी कैलकुलेशन है आपका नंबर ऑफ बैग निकालने के, सॉरी डेंसिटी निकालने के लिए, वेट डेंसिटी भी आगे आएगा आपका क्वेश्चन, तो वो सब इसी के हिसाब से ही डिजाइन किया जाता है। 50 किलोग्राम आपको याद रखना। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द एब्रिविएशन ऑफ द पीपीसी, ये कहना चाह रहा है कि पीपीसी का फुल फॉर्म क्या है एक्चुअली में। तो डियर स्टूडेंट हमेशा जीवन में याद रखिएगा, हाँ ऑब्वियसली जीवन में, एग्जाम तक तो याद रखना ही है और जीवन में भी आपके काम आएगा, कि एक्चुअली में होता क्या है कि एक तो होता है पीपीसी, पोर्टलैंड पोजोलोना सीमेंट, इसका फुल फॉर्म है पोर्टलैंड पोर्टलैंड पोजोलोना सीमेंट, पोजोलोना पोजोलोना
सीमेंट। पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट क्या होता है कि जो आपकी स्टील इंडस्ट्री होती है तो उसका जो वेस्ट जाता है उस वेस्ट को पहले फेंक देते थे, या जो हमारी ब्रिक इंडस्ट्री होती हैं कई जगह की वो वेस्ट को फेंक देते थे, उस वेस्ट को फिर से यूटिलाइज किया जा रहा है सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग में। तो फिर आप उसी राख जो होती है उसको ऐश ऐश राख जो होती है उसको हम यूज कर देते हैं सीमेंट बनने में। भले हम जानते हैं कि इससे कहीं ना कहीं क्वालिटी जो है घट जाएगी सीमेंट की, बट पैसा भी घट जाता है। जहाँ वेस्टेज जो फेंक रहे थे पहले उसको यूज करेंगे तो पैसा घटेगा ही। खैर, नेक्स्ट हमारे पास एक सीमेंट और आता है ओपीसी। इसका फुल फॉर्म होता है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। नाम बस याद रखेगा, काम हो जाएगा, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। वेरी गुड। और एक और सीमेंट आता है भाई जिसका फुल फॉर्म पूछा जाता है, वो होता है HAC। HAC फुल फॉर्म में यही आते हैं और इसका नाम होता है हाई एल्यूमिना सीमेंट। हाई एल्यूमिना सीमेंट। तो ये इनके नाम, वैसे तो सीमेंट तो बहुत बहुत सारे हैं, बहुत तमाम तरह के सीमेंट हैं। क्विक सेटिंग सीमेंट है, और सल्फेट सीमेंट है, एक्स्ट्रा सल्फेट सीमेंट है, और एसिड सीमेंट है, एसिड रेजिस्टेंट सीमेंट है, या आप बोल सकते हैं कि लो वेट सीमेंट है ना। काफ़ी सीमेंट है एक्चुअली में, लेकिन हमें मतलब इसकी फुल फॉर्म से है पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट, जो आपका सी ऑप्शन में है। ऑप्शन हो जाएगा कंप्लीटली सही। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये, मैंने कहा था ना आपको कि जो हम डेंसिटी का जो वाला क्वेश्चन करेंगे आगे करेंगे। ये स्टूडेंट दो तरह की डेंसिटी होती है यार, आप जानते हैं, इसको मैं यहाँ पर बता देता हूँ आपको। दो तरह की डेंसिटी होती है। एक होता है वेट डेंसिटी। वेट डेंसिटी आप ऐसे लिखते हैं, ऐसे गामा से ऐसे। तो वेट डेंसिटी जो होता है ये होता है वेट अपॉन वॉल्यूम। वेट अगर आप किलोग्राम में कह रहे हैं तो ये हो जाएगा मीटर क्यूब में, भी आप बात करेंगे। ऐसे ही जब आप डेंसिटी कहते हैं मास डेंसिटी, तो रो होता है, रो इज इक्वल टू होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो ये भी हो जाएगा किलोग्राम पर मीटर। यहीं से अगर आप डेंसिटी को कहते हो कि सर डेंसिटी, वेट डेंसिटी इज इक्वल टू वेट पर यूनिट वॉल्यूम, और कभी जीवन में वॉल्यूम निकालना हो तो वॉल्यूम इज इक्वल टू हो जाएगा वेट पर यूनिट डेंसिटी। लेकिन आपको एक चीज जरूर इंपॉर्टेंट पता होना चाहिए, नोट में लिख रहा हूं, इसको कहीं ना कहीं अपनी लिख देना, कि जब भी आप वेट डेंसिटी कहते हैं सीमेंट की, वेट डेंसिटी ऑफ सीमेंट, तो ये आपको डेटा है, ये याद रखना होता है 1440 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अगर आपने ये याद कर लिया तो 1 सेकंड में ही आपका आंसर आ जाएगा वॉल्यूम वाला जो आपको पूछा गया है अभी। तो आप बोलेंगे कि सर वॉल्यूम जैसे ही निकालना है, एक बैग का ही निकालना है सीमेंट, एक बैग सीमेंट का ही वॉल्यूम निकालना है, एक बैग का वेट तो आप जानते ही हैं कितना वेट पर यूनिट वॉल्यूम होता है, तो 50 किलोग्राम एक का वेट होता है। और उसकी डेंसिटी सीमेंट की आप जानते हैं 1440 किलोग्राम पर मीटर क्यूब हो जाएगा। किलोग्राम से किलोग्राम कैंसिल हो जाएगा, तो ये जो वॉल्यूम आएगा आगे जाके, तो ये आ जाएगा 0.034 क्यूबिक मीटर, या इसी को कहा जाता है मीटर क्यूब। क्यूबिक मीटर का मतलब मीटर क्यूब। तो डी ऑप्शन प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर आपका कंप्लीटली सही हो जाएगा। इसको कई के जगह पर कई एग्जामों में आपको लीटर में भी पूछा जाता है, भी आपने मीटर क्यूब में निकाला, इसको लीटर के टर्म्स में भी वॉल्यूम को आप यूनिट निकाल सकते हैं। तो मीटर क्यूब को जब आप लीटर क्यूब में चेंज करते हैं तो 1000 का बस मल्टीप्लाई करना होता है। तो जब आप इसमें 1000 का मल्टीप्लाई करोगे तो वो आ जाएगा 34 लीटर, 34 पॉइंट समथिंग आता है। तो 34 लीटर, या एग्जाम में 34 लीटर होगा तो फिर 35 नहीं होगा, ठीक है, या 35 होगा तो 34 नहीं होगा। तो कई जगह 35 लीटर में भी आंसर रहता है वॉल्यूम ऑफ सीमेंट। ध्यान रखिएगा, वॉल्यूम ऑफ वन बैग ऑफ सीमेंट 35 लीटर कहो या 0.034 मीटर क्यूब कहो, बात एक ही है। क्योंकि ये जो है इसको डिवाइड करके आपका जो आता है ना 0.0347 समथिंग आएगा, तो 1000 का मल्टीप्लाई करो तो 34.7, मतलब कि 35 के अप्रोक्सीमेट है, तो इसलिए वो आंसर भी रहता है एग्जाम में। ध्यान रखना इस चीज को। आगे बढ़ते हैं। आफ्टर हाउ मेनी डेज इज द स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट टेस्टेड एंड ग्रेडेड अकॉर्डिंग टू। प्यारे विद्यार्थियों, जैसे ओपीसी की ही बात करते हैं, ओपीसी की हम बात करते हैं ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, तो यहाँ पर अलग अलग ग्रेड होते हैं, 3 ग्रेड। सबसे कम अगर क्वालिटी होगी, जो रॉ मटेरियल होगा जो आपका, उसकी क्वालिटी अगर कम है तो ये 33 ग्रेड बनता है। थोड़ा सा बढ़ा दे एक मॉडरेट लेवल पर तो 43 ग्रेड, और उसके बाद बढ़ता है 53 ग्रेड। 33, 43 और 53 क्या है? ये तीनों ही तुम्हारे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है। ध्यान रखिएगा, ये करेक्ट स्ट्रेंथ जो आप कहें कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कहेंगे, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ।
और एक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या है जब आप क्यूब टेस्ट करते हैं तो उसमें है। जैसे मैं कहूँ 33 तो इसका मतलब 33 न्यूटन पर mm स्क्वायर है, 33 न्यूटन पर mm स्क्वायर है, ये स्ट्रेंथ है। और इसको निकालने का तरीका जो है, एक क्यूब हम लेते हैं, स्टैंडर्ड क्यूब होता है, इस क्यूब में हम क्यूब का साइज जो होता है 70.6 mm होता है, 70.6 mm और 70.6 mm, ये क्यूब है भाई। तीनों साइज आपके तीनों डायमेंशन सेम होंगी। तो इस क्यूब में जो है सीमेंट को भरा जाता है, उसके बाद लोड लगाया जाता है, ठीक है ना। उस जिस लोड पर वो फेलियर होगा तो वो आपका कंप्रेसिव लोड हो जाएगा अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया, तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऐसा निकाला जाता है। तो ये कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो चेक किया जाता है इस क्यूब में, वो 28 दिन के तराई करने के बाद 28 दिन के लिए टेस्टेड की जाती है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा, कितना 28 डेज, क्लियर है, 28 डेज। तो ये बात भी ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लिचैटलियर apparatus, लिचैटलियर apparatus बताओ, लिचैटलियर apparatus या लिचैटलियर डिवाइस इज यूज्ड टू डिटरमाइन द, प्यारे विद्यार्थियों लिचैटलियर apparatus की बात किया जाए तो इस डिवाइस को हम यूज करते हैं साउंडनेस के लिए। यहाँ पर लिख देता हूँ लिचैटलियर। लेकिन यहीं पर आपको और भी चीजें जानकारी दे दूंगा कि सेटिंग टाइम निकालने के लिए, मतलब कि इनिशियल सेटिंग टाइम या फाइनल सेटिंग टाइम या आपका कंसिस्टेंसी निकालने के लिए एक apparatus का यूज होता है जो आप जानते भी होंगे, बिकाट apparatus। मैंने बताया भी अपनी डिटेल क्लास में बता रखा है कई बार। बिकाट apparatus को यूज करते हैं। लिचैटलियर साउंडनेस को, साउंडनेस का मतलब होता है अगर आप लाइन बहुत ज्यादा भी डालोगे तो वो फिर अनसाउंड कर देता है सीमेंट को, मतलब वॉल्यूम इंक्रीज करा देता है, ये भी डिफिकल्टी है। फिर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ सीमेंट की आप जानते हैं कि क्यूब टेस्ट करते हैं, और वो जो क्यूब साइज होता है वो होता है 70.6 mm। ये ध्यान रखना, सीमेंट में अलग होता है और सीमेंट में अलग होता है, और उसके केस में अलग होता है, किसके, कंक्रीट के केस में 150 mm का क्यूब होता है। फाइनेस ऑफ सीमेंट, सीमेंट की महीनता निकालने के लिए, फाइनेस निकालने के लिए एक तो होता है सीव मेथड, सीव यूज करते हैं आप 90 माइक्रोन की, और एक और है जो है आपका एयर परमेबिलिटी टेस्ट या ब्लेंस एंड एयर परमेबिलिटी टेस्ट। अभी तो आपका आंसर ये बी हो गया, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ देता है। द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द सीमेंट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट। मेरा कहने का मतलब ये है प्यारे विद्यार्थियों, सीमेंट को बनाने के लिए बहुत सारी तमाम चीजें यूज होती हैं। जैसे कि आपको कहा भी मैंने कि लाइम भी उसमें होता है, सिलिका भी होता है, एल्यूमिना भी होता है, उसमें और भी चीजें, कई सारी चीजें होती हैं। जब ये सारे के सारे इंग्रेडिएंट फ्यूजन होते हैं, मतलब कि बाइंड अप होते हैं, तो अलग अलग 4 कंपोनेंट में टूटते हैं, वो बुगीज कंपाउंड कहलाते हैं, क्योंकि उन्होंने ही वो रिसर्च किया था। और वो 4 कंपोनेंट हैं, एक होता है C3S, एक होता है C2S, एक होता है C3A और एक होता है C4AF। ये शॉर्टकट में लिखा है, इनका डिटेल नाम जो है ये है ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, ये है डाई कैल्शियम सिलिकेट, ये है तुम्हारा ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, और ये है तुम्हारे पास टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिना फेराइट, एल्यूमिना फेराइट। ये 4 हैं। इनमें से ये जो 2 हैं ये हैं केवल स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल, मतलब कि इनका काम एक ही है, बस स्ट्रेंथ देंगे, इसके अलावा कुछ नहीं देता है। और ये दोनों के दोनों जो इंग्रेडिएंट है, मतलब कि रिएक्शन, ये कंपोनेंट है, ये बुगीज कंपाउंड है, ये देंगे सेटिंग टाइम। क्या ये सेटिंग टाइम के लिए या सेटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इनमें से C3S जो है ये है इनिशियल स्ट्रेंथ, इन आई मतलब इनिशियल, और स्ट्रेंथ ही मैंने लिख दिया। और यहाँ पर जो C2S है ये बाद की स्ट्रेंथ देता है, F फॉर फाइनल और फाइनल स्ट्रेंथ ये देता है। इसमें से ये दोनों जो है इनिशियल और फाइनल, दोनों इनिशियल और फाइनल सेटिंग दोनों के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए मेन कॉन्स्टिट्यूएंट, तो इन दोनों में से फिर आपका आंसर आएगा ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। ध्यान रखिएगा C3A, क्योंकि ये तो दोनों आपके स्ट्रेंथ के लिए, तो इनको तो हटा ही दो, तो बचता क्या है, बोला गया ना रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशियल सेटिंग नॉट द स्ट्रेंथ। सामर्थ्य अलग चीज है और सेटिंग अलग चीज है। सीमेंट जल्दी से सेट हो रहा है वो अलग चीज है, और स्ट्रेंथ गेन जो कर रहा है वो अलग चीज होती है, ठीक है। यहाँ पर ट्राई कैल्शियम एलिमिनेट हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका कंप्लीटली सही। आगे बढ़ रहे हैं। फाइनल सेटिंग टाइम ऑफ ओपीसी, अभी जस्ट पहले कहा था कि ओपीसी का जो फाइनल सेटिंग टाइम होगा वो 10 घंटे होगा। शुरुआत मैंने इसी क्वेश्चन से करी थी, होगा कि नहीं होगा, तो 10 घंटे आपका फाइनल सेटिंग टाइम हो जाएगा। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द मोस्ट डोमिनेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सीमेंट। इसका कहने का मतलब है, इस क्वेश्चन के लैंग्वेज को पढ़िएगा, कि जब आप सीमेंट बना रहे होते हैं,
जब आप सीमेंट बना रहे होंगे तो उस दौरान पर सीमेंट को बनाने के लिए सबसे ज्यादा बाय परसेंटेज के बेस पर देखा जाए तो सबसे ज्यादा यूज होने वाला कॉन्स्टिट्यूएंट कौन है, प्राइम कॉन्स्टिट्यूएंट कौन है, तो आप जानते हैं कि वो है लाइम। लाइम का मतलब कैल्शियम ऑक्साइड, CaO। सीओ डियर स्टूडेंट जनरल इस 62 से 65% या 60 से 65% के बीच में यूज होता है सीमेंट के मैन्युफैक्चरिंग में, सीमेंट को बनाने के लिए। लेकिन यहीं पर अगर क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज किया जाए, किया जाए कि मोस्ट इंपॉर्टेंट डोमिनेट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ब्रिक मैन्युफैक्चरिंग, जब ब्रिक को बनाते हैं तो वहां पर सबसे ज्यादा जो परसेंटेज लगता है 62% लगभग, वो होता है सिलिका। ध्यान रखिएगा, सिलिका इन ब्रिक, लाइम इन सीमेंट, ध्यान रखिएगा दोनों चीजें, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। फॉर टेस्टिंग कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द सीमेंट द साइज ऑफ द क्यूब, अभी जस्ट पहले बात करी थी कि आपको याद है कि सीमेंट पर हम जब टेस्ट करते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेंथ वाला, तो वो जो क्यूब साइज था, मैंने बताया था ना आपको, ये जो क्यूब साइज है, क्योंकि सीमेंट है ये, ना कि कंक्रीट है, इस सीमेंट का कंक्रीट का जो क्यूब का साइज होता है 70.6, ये तुम्हारा सारे के सारे mm में है। तो ध्यान रखिएगा, ये तुम्हारे पास अभी आंसर है 70.6 mm, बी ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन 150 जो है ये कंक्रीट के लिए, इसके लिए ये भी ध्यान रखना, फॉर कंक्रीट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 150 mm क्यूब, ठीक है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ओपीसी की बात बोल रहा है, ओपीसी हैज द क्लासिफाइड इनटू दी हाउ मेनी ग्रेड्स। ओपीसी अभी जस्ट पहले बताया, थोड़ा दिमाग खोले तो याद आ जाएगा, बताओ 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 बताओ। तो नेक्स्ट ईयर स्टूडेंट, आपका जो क्वेश्चन है, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट ओपीसी हैज बीन क्लासिफाइड इनटू, तो ओपीसी के बारे में मैंने आपको बताया भी अभी। ओपीसी आपका 3 ग्रेड में मिलेगा, एक आपका 33, एक 43 और एक 53। ये कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है, ये हो गया आपका 3। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द फ्रॉग ऑफ द ब्रिक इज नॉर्मली मेड ऑन इट्स। जो फ्रॉग है, ये फ्रॉग क्या चीज है? सबसे पहले तो जब आपने ईंट देखा होगा, ये फ्रॉग टॉप में होता है, बॉटम में रखा जाता है लॉन्ग। तो आप जानते हैं कि जब आप ब्रिक पढ़ते हैं, तो शायद आपको दिख पा रहा है, अच्छे से नहीं दिख पा रहा है, कोई बात नहीं, हल्का फुल्का भी दिख रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको बता दे रहा हूँ। ब्रिक के टॉप में, टॉप सरफेस में आप देखते हैं कुछ डेप्थ एम्बेडेड रहती है, कुछ धंसा हुआ रहता है, ये जानबूझ के कराया रहता है, इसको बोलते हैं फ्रॉग। इसलिए है डियर स्टूडेंट, इस वाले पोर्शन को बोला जाता है स्ट्रेचर। ये जो लंबाई वाला पोर्शन है, ये लेंथ वाला पोर्शन, इसको बोला जाता है स्ट्रेचर, STRECHER। और ये होता है हेडर, HEADER, हेडर, ये वाला पोर्शन, विड्थ वाला पोर्शन। तो इस फ्रॉग का जो एक्चुअली में मेन फंक्शन है वो ये है कि जब आप मैसनरी करते हैं, जब चिनाई करते हैं दीवार की, तो एक्चुअली में जब ब्रिक मैसनरी करते हैं तो जब ज्वाइंट बना देते हैं यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर सपोज आप थोड़ा हाफ बेड जिसको आपने यूज किया, तो यहाँ पर एक आपका जो ये ब्रिक के ऊपर ये जो टॉप में जो डेप्थ एम्बेडेड रहता है, तो यहाँ पर हम मसाले को भरते हैं। मसाला का मतलब मोटार, मोटार का मतलब होता है वो पेस्ट जो बनाया जाता है सीमेंट और सैंड और वाटर से, ये पेस्ट बनाया जाता है, बोलते हैं मोटार। इस मोटार को यहाँ पर डालेंगे, यहाँ पर भी की ज्वाइंट में, यहाँ पर भी जो एम्बेडेड रहेगा यहाँ पर भी जानेंगे, पूरी ब्रिक इससे बहुत अच्छे से एक की ज्वाइंट बना पाएगी, बहुत अच्छे से परफेक्टली टोटली लोड जो आएगा उसमें ट्रांसफर कर पाएगी। तो आप कहेंगे कि सर इसका जो मेन फंक्शन है वो कंपनी का, कई लोग बोलते हैं कि कंपनी के नाम के लिए होता है, ऐसा कुछ नहीं है। उसका मेन फंक्शन जो होता है फ्रॉग का, वो एक की ज्वाइंट बनाने के लिए है, दूसरी ब्रिक के लिए, एक बॉन्डिंग बनाने के लिए, एक मजबूती बनाने के लिए, पूरे मैसनरी के लिए, चिनाई के लिए। तो उसको टॉप सरफेस में ही रखा जाएगा, तभी फायदा भी है, चलेगा। आगे बढ़ते हैं। द मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द फर्स्ट क्लास ब्रिक। फर्स्ट क्लास ब्रिक आपकी सबसे अच्छी ब्रिक होती है भाई। आप बात करें फर्स्ट क्लास ब्रिक का मतलब होता है, ऑब्वियसली नाम से ही पता लग रहा है अच्छी क्लास की ब्रिक है वो। इसकी एक खूबी है कि उसका जो टेक्सचर है, टेक्सचर का मतलब उसका जो सरफेस है, सारे के सारे स्मूथ होंगे, कहीं से टूटे नहीं होंगे, ब्रेक नहीं होंगे। अगर आप उसका प्रैक्टिकल और फील्ड टेस्टिंग करना चाह रहे हो, मान लेते हैं कि दो ब्रिक ऐसे हैं, एग्जाम्पल के लिए दो ब्रिक उठाई और एक खटक से आपने एक स्ट्रक किया, टुगेदरली स्ट्रक किया, तो एक मेटालिक साउंड आया, एक खटक की आवाज आनी चाहिए। अगर एक डल साउंड आता है तो उसका मतलब वो अच्छी क्लास की ब्रिक नहीं है। तो ये देखा गया है कि जो फर्स्ट क्लास ब्रिक है उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 10 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर से तो कम होना ही नहीं चाहिए भाई, 10 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर तक तो नहीं चाहिए, ये आपको याद रखना होता है।
नेक्स्ट आते हैं कि स्टैंडर्ड साइज ऑफ मॉड्यूलर ब्रिक इंक्लूडिंग द मोटार थिकनेस। ये स्टैंड दो चीजें होती हैं यहाँ पर कि जब आप स्टैंडर्ड साइज की बात करते हैं, ये ब्रिक का स्टैंडर्ड साइज है, ये है आपका ब्रिक का स्टैंडर्ड साइज 20 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर। मतलब कि आप जब भी डायमेंशन बोलते हैं तो एल बी एच में कहते हैं, या लेंथ विड्थ और एच का मतलब डेप्थ से है मेरा। तो लेंथ हो गई इसकी 19 गुणा हो गया 9 सेंटीमीटर, वॉल्यूम की बात कर रहा हूँ, 9 सेंटीमीटर इसका विड्थ और डेप्थ भी हो गया 9 सेंटीमीटर। ये आपका कहलाता है डियर स्टूडेंट, तो कहते हैं स्टैंडर्ड साइज। ये होता है स्टैंडर्ड साइज ब्रिक का। इसी को आप मॉड्यूलर साइज भी कहते हैं। इसी को मॉड्यूलर जो आपके सांचे से निकल कर अभी आया है, मतलब मॉड्यूलर साइज ऑफ ब्रिक ये कहलाता है। लेकिन अब यहाँ पर आप जल्दीबाजी में कंफ्यूज होके इस डी ऑप्शन पर आप लगा लोगे टिक, लेकिन आंसर बिल्कुल ये है ही नहीं, है कि नहीं? ये आंसर है ही नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जैसे ही आप एक लाइन और पढ़ लेते हो, मॉड्यूलर ब्रिक इंक्लूडिंग द मोटार थिकनेस। मोटार थिकनेस का मतलब है कि जब आप चिनाई में दीवार की मैसनरी बनाने में यूज करते हैं तो इस ब्रिक को यूज करोगे। ब्रिक को यूज करने के बाद आप क्या करोगे, इसमें प्लास्टर करोगे, चारों तरफ प्लास्टर करोगे, एक ब्रिक और रहेगा, इस तरह से प्लास्टर करोगे। तो आपकी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग जब हम नंबर ऑफ ब्रिक की कैलकुलेशन करते हैं तो हम 1 सेंटीमीटर एडिशनल मान के चलते हैं हर एक डायमेंशन में। यहाँ पर भी 1 सेंटीमीटर बढ़ा के, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी हम ये मान के चलते हैं कि मान लेते हैं कि ब्रिक है, सपोज दैट। प्लास्टर जब करोगे तो चारों तरफ आपका पूरा थ्रू आउट द वॉल्यूम आपका पूरा का पूरा कुछ ना कुछ थिकनेस बढ़ेगी। तो वो थिकनेस बड़ी भी जो होती है हम 1 सेंटीमीटर का कैलकुलेशन में लेते हैं। 1 सेंटीमीटर जब बढ़ाओगे आप थिकनेस हर जगह से, तो ये जो नया साइज आएगा ये हो जाएगा 20 गुणा 10 गुणा 10, क्या मतलब कि यहाँ पर 19 की जगह 20 हो गया, यहाँ पर 10, यहाँ पर 10। यही साइज जो कहलाता है सेंटीमीटर में ही, यही साइज कहलाता है नॉमिनल साइज ऑफ ब्रिक। नॉमिनल साइज ऑफ ब्रिक, नॉमिनल साइज ऑफ ब्रिक। और मैं आपको कंप्लीटली उतने उस लेवल के जनरल इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से टोटली जो भी आपके आने वाले एग्जाम मतलब कि जो जनरल इंजीनियरिंग में जो आपके पेपर बनेगा, किन्हीं क्वेश्चनों के हेर फेर में बनेगा गारंटी के साथ। कि जनरल इंजीनियरिंग में बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, तो आप घबराए ना बिल्कुल भी। चलिए यहाँ तक समझ गए। अच्छा, तो यहाँ पर अब साइज आप पहुंच गए कि भाई ये जो है 19 गुणा बिल्कुल नहीं था, क्योंकि स्टैंडर्ड साइज तो ठीक आप कंफ्यूज हो सकते थे स्टैंडर्ड साइज, लेकिन जैसे ही आगे पढ़ते हो इंक्लूडिंग मोटार थिकनेस, मोटार का मतलब वही जो पेस्ट है जो आपने मसाला लगाया सैंड और सीमेंट का, उसके साथ इंक्लूड करके जो थिकनेस आ जाती है नई, जिसको हम एक नाम देते हैं नॉमिनल साइज। अगर यहाँ पर साफ साफ लिखा होता नॉमिनल साइज तो तब तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं थी, सीधे आप कर लेते 30 गुणा 10 गुणा 10 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम। लेकिन यहाँ पर आगे तो लिखा है स्टैंडर्ड साइज, लेकिन लास्ट में उसने ये भी लिख दिया इंक्लूडिंग मोटार। समझ गए? चलिए, तो थोड़ा सा ट्विस्ट था क्वेश्चन में, लेकिन आपको मैंने पूरा कंप्लीटली अच्छे से इसको समझा दिया, तो गलती नहीं करेंगे आप। Which one of the following ingredient of brick earth unable to the brick to retain its shape? कहने का मतलब यह है कि ऐसा कौन सा इंग्रेडिएंट है इन चारों में से कि जो ब्रिक बनाने के लिए आपको एक शेप बनाने के लिए, ब्रिक का शेप बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। आपने देखा होगा कि जब हम ईंट बनाते हैं तो एक लकड़ी का सांचा लिया जाता है, ये स्टील का सांचा लिया जाता है, स्टील का मॉड भी होता है और लकड़ी का भी होता है सांचा। लकड़ी के सांचे में उस मिट्टी को भरा जाता है और उसको थोड़ा सा हैमरिंग किया जाता है, उसके बाद उसको खोल दिया जाता है, रिलीज किया जाता है, तो ब्रिक आपकी तैयार हो जाती है। उसके बाद उसको सुखाने के लिए ले जाते हैं, फिर आपके उसको फ्यूल की मदद से उसको पकाने के लिए ले जाते हैं। पकाने इन द सेंस को टेम्परेचर दिया जाता है, तो तब आपका वो हार्डेंड सरफेस बन जाता है ब्रिक जो बनाते हैं आप। तो डियर स्टूडेंट, उस ब्रिक की जो मिट्टी है, ब्रिक जिससे आपने बनाया हो, जो मिट्टी है क्ले, चिकनी मिट्टी, उसमें एक इंग्रेडिएंट है एल्यूमिना, सबसे इंपॉर्टेंट एल्यूमिना। इसकी एक खासियत है कि जो शेप बनाए हुए रखा है, आपने देखा है ना कि ब्रिक का शेप ऐसे बन के आ जाता है, उस सांचे में बहुत अच्छे से शेप ढल जाता है। वो इस शेप में ढलना जो है इसकी वजह से ही है एल्यूमिना। उसी को कहते हैं प्लास्टिसिटी, कि प्लास्टिसिटी जो आया किसी भी शेप में ढल पा रहा है वो एल्यूमिना की वजह से है। यही उसने कहा है कि रिटेन इट्स शेप, वो एल्यूमिना के शब्द एल्यूमिना की वजह से आता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सिलिका की वजह से उसमें स्ट्रेंथ आता है, ध्यान रखिएगा। सिलिका की वजह से ब्रिक की जो मिट्टी है उसमें स्ट्रेंथ आता है। आयरन की वजह से आपका
कलर आता है, कलर। मैग्नीशिया की वजह से आपका एक तो आयरन की वजह से थोड़ा सा हार्डनेस भी आती है, ठीक है ना। मैग्नीशिया की वजह से हार्डनेस भी आती है और साथ ही साथ थोड़ा सा कलर भी आ जाता है। ये कुछ चीजें हैं इंपॉर्टेंट, वो आपको बता दी मैंने, याद रखना आपको। आगे बढ़ते हैं। विच इज नॉट द एग्जाम्पल ऑफ एक्सोजीनियस ट्री। प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप बात करते हैं पेड़ की, तो पेड़ दो तरह के होते हैं डियर स्टूडेंट। दो तरह के पेड़ होते हैं आपके इंडिया में, और वो पेड़ इंडिया के कहीं पर भी दो तरह के पेड़ को ब्रॉडली क्लासिफाइड किया जाता है। ट्री, ये सारे हम बिल्डिंग मटेरियल और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के पार्ट को पढ़ रहे हैं, आपको पता है क्या? मैंने आपको पढ़ाया था शुरुआत में बिल्डिंग मटेरियल और कंस्ट्रक्शन। शुरुआत में आप लगा अगर आपने देखे होगा क्लासेस, तो बिल्डिंग मटेरियल और कंस्ट्रक्शन को बहुत अच्छे से पढ़ाया था आपको। तो बीएमसी में जब मैं आपको टिम्बर पढ़ा रहा था एक चैप्टर, तो टिम्बर के दौरान आपको ट्री के बारे में बताया था। तो एक होता है आपका एक्सोजीनियस ट्री, एक्सोजीनस ट्री, और एक होता है आपका एंडोजीनस ट्री, दूसरा जो होता है एंडोजीनस। एंडोजीनस दोनों में खूबी क्या है? एंडोजीनस ट्री दोनों में खूबी यह है कि एक्सोजीनियस के जो ग्रेन होंगी, कोशिकाएं होंगी, वो आपकी आउटवर्ड डायरेक्शन में ग्रो करता है। ये करता है आउटवर्ड ग्रो, और ये करते हैं, इसके कोशिकाएं करते हैं इनवर्ड ग्रो। इनवर्ड ग्रो, इनकी इनवर्ड ग्रो करने की वजह से इनकी लंबाई बहुत सारा होता है। जैसे कि इसके एग्जाम्पल की मैं बात करूं, तो एक आपका बैम्बो, बांस, बांस का पेड़, बांस के लट्ठे, तो इनका बहुत कम यूज है। बांस के लट्ठे जनरली आप स्कैफ फोल्डिंग में, जो टेम्पररी स्ट्रक्चर होता है व्हाइट वॉशिंग के लिए, है ना, बांस के लट्ठे वगैरह, तो या प्लास्टरिंग के लिए उन पे यूज करते हैं मोस्टली। इसका बहुत ज्यादा यूज नहीं है सिविल इंजीनियरिंग के कंस्ट्रक्शन में। इसका एंडोजीनियस का कम यूज है, लिमिटेड यूज है, बहुत कम, ठीक। लेकिन एक्सोजीनियस में सारे पेड़ आते हैं। कोनीफर आता है, एक डेसिडस आता है, एक आता है डेसिडस ऐसे, और एक आता है कोनीफर। कोनीफर जो होता है आपके नुकीली, उसकी पत्तियां जो होती है नुकीलीदार होती है, जैसे चीड़ का पेड़ हो गया। डेसिडस जिनके पत्तियां जो होती हैं बहुत चौड़े होते हैं, तो ये इसमें ही आते हैं। तो मोस्टली आप देखते हैं कि इन्हीं को तो आप सिविल इंजीनियरिंग में, मतलब कि कंस्ट्रक्शन में यूज करते हो। इसको बल्कि ज्यादा करते हो, डेसिडस वाला मजबूत होता है, कोनीफर वाले को थोड़ा कम, लेकिन दोनों ही होता है, ऐसा कुछ नहीं है, दोनों, लेकिन इसका बहुत ही लिमिटेड यूज है कंस्ट्रक्शन में। तो ये बोला गया है, इन तीनों में से बताइएगा कि एक्सोजीनियस ट्री जो नहीं है, का मतलब एंडोजीनियस होगा। फिर प्यारे विद्यार्थियों, पाइन का मतलब होता है चीड़, पाइन, चीड़। महोगनी भी हो गया आपका, ओक हो गया आपका, ये तीनों जो है आपके कौन से पेड़ हैं? ये एक्सोजीनियस ही हैं, एक्सोजीनियस ट्री हैं डियर स्टूडेंट। लेकिन इनमें से एक है डी ऑप्शन, कौन सा? ये डी, डी ऑप्शन। तो ये आपका आंसर है डी। ये तुम्हारा क्या है? एंडोजीनियस पेड़ है, एंडोजीनस का पेड़। कैन का मतलब होता है ईख, ईख का पेड़ लंबा लंबा होता है ना, ईख का पेड़ कहाँ है, कहाँ यूज है उसका? सिविल है ही नहीं कंस्ट्रक्शन में। तो एंडोजीनस के एग्जांपल एक बांस हो गया, बैम्बो, एक आपका कैन हो गया, ईख, और एक और होता है पाम, ताड़ का पेड़, PALM, पाम, एल साइलेंट है, पाम, ताड़ का पेड़। ये आपका सब जो है एग्जाम्पल, इसके 3 एग्जाम्पल मैंने आपको लिखा दिया, तो ध्यान रखना इन चीजों को। आगे बढ़ते हैं। विच ट्री आर मोस्टली यूज फॉर इंजीनियरिंग वर्क, अभी जस्ट पहले बताया। इंजीनियरिंग वर्क, इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन में आप एक्सोजीनियस ट्री को यूज करते हैं, बोथ नहीं लिखेंगे बिल्कुल भी। इसका लिमिटेड यूज बोला है, मोस्टली यूज बोला है, तो आप एक्सोजीनियस को यूज करते हैं, तो बहुत ही लिस्ट अमाउंट, बहुत ही कम, बिल्कुल कोडिंग वगैरह के लिए यूज करते हैं। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। एनुअल रिंग आर यूज, आपने देखा होगा जब आप कभी भी, आपने देखा होगा जब आप क्रॉस सेक्शनल काटें, किसी भी पेड़ का क्रॉस सेक्शन काटें, तो वहां पर इस तरह से गोले गोले ऐसे दिखते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे। ट्री का जब आप क्रॉस सेक्शन देखा होगा, देखा कि नहीं देखा है? ये जो गोले हैं डियर स्टूडेंट, इन्हीं को बोला जाता है रिंग। ये रिंग है एक्चुअली में। अंदर वाले रिंग को तो बोला जाता है आप हार्टवुड, और बाहर वाले को सैपवुड बोला जाता है, अभी बताएंगे आपको आगे। तो इसको पिथ बोला जाता है, काला काला रहता है ऐसा मेडुला बीच में, इनर मोस्ट पार्ट, पिथ इसको बोला जाता है, PITH, पिथ, या मेडुला भी कहा जाता है। तो इसके हेरफेर में सबसे पहले आपके ये लेयर बनती रहती है, रिंग बनती रहती है, हर एक साल में देखा ये गया है, हर एक साल में, एवरी ईयर, हर एक साल आपका जो है एक रिंग का निर्माण होता है, और उन्हीं रिंग को हर एक साल होने की वजह से आप उसी को एनुअल रिंग भी कहते हैं। क्या बोलते हैं उनको? एनुअल रिंग। इसी की वजह से उसका एज का हम पता लगा पाते हैं। अरे यार, हर एक साल जो है रिंग बनती रहेगी, अगर माना 10 रिंग है, तो मतलब उसकी 10 साल हो गई। मान लेते हैं, जैसे मैं कहूँ कि अभी कितने रिंग है, 1 2 3 रिंग है, तो इसकी साल कितने हो गए? 3 साल।
मैं कहूँ कि ये 4 रिंग बना दे तो 4 साल का हो गया पेड़, मतलब 4 साल अभी जिंदा है। ध्यान रखना, एज का पता हम लगा पाते हैं एनुअल रिंग से। आगे बढ़ते हैं जी। स्पोर्ट्स गुड, स्पोर्ट गुड्स का मतलब है स्पोर्ट में यूज होने वाली वस्तुएं, जैसे कि आपका हॉकी का डंडा, हॉकी स्टिक्स, टेनिस का डंडा, टेनिस रैकेट्स, ऑब्वियसली बैट में, और उसके बाद क्रिकेट का बैट, बल्ला। तो ये जनरली आपके जो बनते हैं मलबरी से बनते हैं, मलबेरी से। मलबेरी जो आपका पेड़ है इससे बनता है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। फाउंडेशन कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड अंडर, फाउंडेशन प्यारे विद्यार्थियों दो तरह की नींव बनती हैं। फाउंडेशन दो तरह की बनती हैं, एक होता है डीप फाउंडेशन और एक होता है शैलो फाउंडेशन। शैलो फाउंडेशन जो है जिसमें कि बहुत छोटा कंस्ट्रक्शन है, बहुत छोटा लोड आना है ऊपर से, ओवरबर्डन। ग्राउंड लेवल के नीचे जितना भी तुम्हारा स्ट्रक्चर, ग्राउंड लेवल के नीचे जब नींव बनता है हमारा, ये तुम्हारा सब स्ट्रक्चर में आता है, उसके ऊपर फर्स्ट स्टोरी, सेकंड स्टोरी, थर्ड स्टोरी, जितना भी आप बना रहे हैं बिल्डिंग ऊपर, वो सब सुपर स्ट्रक्चर में आता है। तो अगर आपकी सॉइल की बियरिंग कैपेसिटी ठीक ठाक है, बढ़िया है, धारण क्षमता लोड लेने की, या आपका जो लोड आएगा ऊपर से ओवरबर्डन वो कम है, तो आप सेलो फाउंडेशन यूज कर सकते हैं। लेकिन आप देखते हो कई जगह पर सॉइल की बियरिंग कैपेसिटी बहुत लिस्ट रहती है, बहुत कम रहती है, और बहुत कम होने की वजह से, बहुत कम होने की वजह से होता क्या है कि आप क्या करेंगे, फिर डेप्थ बहुत बढ़ा देंगे फाउंडेशन की, जिसकी वजह से सॉइल सेटल ना हो और स्ट्रक्चर भी बढ़िया से बना रहे। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे सैलो और डीप दोनों ही फाउंडेशन हो जाएंगे यहाँ पर। तो सैलो और डीप फाउंडेशन दोनों ही आपके हो चुके हैं, आपने देख लिया सैलो और डीप फाउंडेशन। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। यंग्स मॉडुलस इज डिफाइंड एज द रेशियो, अच्छा यंग्स मॉडुलस जो है डियर स्टूडेंट ई से हम डिनोट करते हैं, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो ये आपका होता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, जिसको आप कहते हैं सिग्मा अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ये ध्यान रखना, लॉन्गिट्यूडनल मतलब कि जिस डायरेक्शन में लोड लगाया जा रहा है। इस सोम का स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल जो हम पढ़ते हैं, है ना क्वेश्चन। चलिए, यंग्स मॉडुलस जो आपकी इलास्टिसिटी है इसकी जो वो है, आप बोल सकते हैं कि यूनिट वो क्या है। मेरे विद्यार्थी अभी जस्ट पहले मैंने कही कि ये होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। भाई स्ट्रेस जो होता है, हमेशा से आप पढ़ते आ रहे हैं कि स्ट्रेस जो होता है वो होता है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स की यूनिट रही होगी न्यूटन या किलोग्राम, जो भी कहें किलोग्राम में ही कह दो, और एरिया में रहा होगा आपका एमएम स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर, जो भी कहें सेंटीमीटर स्क्वायर ही कह लो, या एमएम स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर जो भी है। ठीक, अगर मैं आपको कहूँ स्ट्रेन, तो स्ट्रेन होता है एक्चुअली में क्या, स्ट्रेन का मतलब है कि जैसे मैं कहूँ कि एक बॉडी है ऐसा, इसमें मैंने कुछ लोड लगाया, पहले ओरिजिनल लेंथ इसकी एल थी, और एल को खींच, जब आप लोड लगाओगे तो कुछ खींचेगा ये, इसमें कुछ चेंज आया लेंथ में, तो ये हो गया डेल एल। तो स्ट्रेन कहलाता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, क्या चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, यही तो कहलाता है। भाई चेंज इन लेंथ भी कुछ आया होगा सेंटीमीटर में, ओरिजिनल लेंथ भी कुछ रहा होगा सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल। स्ट्रेन जो है वो यूनिटलेस है, इसमें कोई यूनिट नहीं है, क्या है यूनिटलेस है। तो फाइनली स्ट्रेन यूनिटलेस हो गया। इलास्टिसिटी की यूनिट जो है स्ट्रेस पर डिपेंड कर रहा है डायरेक्टली, और स्ट्रेस की यूनिट जो है किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर आप बोल सकते हैं, या यहाँ पर आप बोल सकते हैं न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, या आप बोल सकते हैं न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, कुछ भी आप बोल सकते हैं। अभी ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही मैंने लिखा है, किलोग्राम मतलब कि फोर्स पर यूनिट एरिया के हिसाब से आपको दिमाग में रखना है। ये देखो एरिया की यूनिट थोड़ी है सेंटीमीटर, तो ये गलत है। किलोग्राम सेंटीमीटर पर ये भी गलत है, एमएम पर ये बिल्कुल गलत है, तो किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर बेसिक था ना, बिल्कुल वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। एज पर द IS कोड स्पेसिफिकेशन व्हाट शुड बी द मैक्सिमम फाइनल सेटिंग टाइम फॉर द OPC। जस्ट पहले बात करी थी शुरुआत में, OPC का जो फाइनल सेटिंग टाइम है, सॉरी ये तुम्हारा इनिशियल सेटिंग टाइम है OPC का, और जब फाइनल सेटिंग टाइम की बात करते हैं OPC की, तो ये हो जाएगा फाइनल सेटिंग टाइम। ठीक है ना, ये हो गया आपका फाइनल सेटिंग टाइम 10 घंटे। क्लियर है यहां तक, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। Cement bag contains the 0.035 cubic meter of cement by volume. How many bag will 1 ton of cement comprise? बोलो क्या बोल रहा है ये, तो पढ़िएगा। एक सीमेंट बैग में 0.035 घन मीटर का सीमेंट है, तो एक टन सीमेंट के लिए कितना बैग क्या हो सकता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
प्यारे विद्यार्थियों, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब आप डेंसिटी निकालते हो तो वेट पर यूनिट वॉल्यूम, और जब आप यहीं पर वॉल्यूम निकालने की कोशिश करते हो तो वेट आपका एक बैग का 50 किलोग्राम, डेंसिटी को इधर रखोगे सीमेंट की तो 1440, यही वॉल्यूम जो आ जाता है 0.034 आता है, 0347 आता है, तो 0.035 मान के चलते हैं मीटर क्यूब मोटे मोटे तौर पर। तो ये जो है आपका वॉल्यूम आ जाता है एक सीमेंट के बैग के, वो भी 50 किलोग्राम वेट वाले बैग के। अभी स्टेशनरी बैग वही लेते हैं हम। तो मतलब कि इस 50 किलोग्राम वेट वाले बैग की ही बात कर रहा है इनडायरेक्टली, मेरे कहने का मतलब ही, पहले भी हमने क्वेश्चन डिस्कस किया इसको। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हाउ मेनी बैग विल 1 टन ऑफ सीमेंट, मतलब कि कह ये रहा है कि एक बैग में, तो हम जानते हैं सब लोग कि एक बैग जो बराबर होता है 50 किलोग्राम सीमेंट का होता है। बैग जो सीमेंट का होता है वो 50 किलोग्राम का होता है। बोल रहा है कि 1000 किलोग्राम सीमेंट है। देखो ना, 1 टन का मतलब क्या होता है भाई? 1 टन का मतलब होता है, 1 टन का मतलब होता है 1000 किलोग्राम सीमेंट। यस और नॉट? एक क्विंटल में 100 किलोग्राम और 1 टन में आपका 1000 किलोग्राम सीमेंट हो जाएगा। तो 1000 किलोग्राम सीमेंट में कितने बैग लगेंगे? बिल्कुल यूनिटरी रूल, बिल्कुल खत्म। रीजनिंग छोटा सा रीजनिंग, छोटा सा, कि भाई एक बैग में 50 किलोग्राम आएंगे तो 1000 किलोग्राम में कितने बैग लग रहे हैं? एक सेकंड में आप कर दोगे सर, 1000 बैग, 1000 किलोग्राम है ना, 1000 किलोग्राम का सीमेंट है और एक बैग में आपके 50 किलोग्राम लग रहा है, तो 50/1000 करोगे तो इसका मतलब ये 20 बैग की बातें हो रही हैं। तब नंबर ऑफ बैग फॉर द 1000 किलोग्राम, दिस इज 20 बैग, दिस इज 20 बैग, मतलब कि नंबर ऑफ बैग जो है 20 बैग में आपका 1000 किलोग्राम सीमेंट आएगा। एक बैग में 50 किलोग्राम सीमेंट, 20 बैग में 1000 किलोग्राम सीमेंट, था कि सिंपल? तो वेरी गुड, तो ये हो जाएगा आपका 20, बिल्कुल सिंपल तरीके से। आते हैं आगे, नेक्स्ट बढ़ते हैं। साउंडनेस ऑफ सीमेंट इज टेस्टेड बाय, भी जस्ट पहले ही बात की थी क्या, साउंडनेस ऑफ सीमेंट इज टेस्टेड बाय, हमने कहा था आपको बिकाट अपरेटस से इनिशियल सेटिंग टाइम या फाइनल सेटिंग टाइम, कंसिस्टेंसी, लिचर्ट लेयर अपरेटस ही तो था साउंडनेस निकालने के लिए, भैया बताया था कि नहीं बताया था? कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट तो आप निकालते ही हैं क्यूब से। चलेगा, आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर हमने पहले भी आपको डिस्कस किया है कि भाई 3 चीजें जीवन में कभी मत भूलिएगा, एक तो सीमेंट की डेंसिटी, और एक तो आपका पीसीसी की डेंसिटी, जिसको आप कंक्रीट भी कहते हैं, इसको आप दूसरा नाम कंक्रीट भी लिख सकते हैं, और तीसरा है आपके पास आरसीसी, जिसमें कि स्टील और कंक्रीट जो है दोनों यूज होता है, इसकी डेंसिटी, और डेंसिटी ऑफ स्टील कभी मत भूलिएगा। ये 4 चीजें जो है जीवन में कभी मत भूलिएगा। जब हम सीमेंट की डेंसिटी करते हैं यूज, प्यारे विद्यार्थियों, वेट पर यूनिट वॉल्यूम, तो 1440 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, किलोग्राम में ही बता रहा हूँ, तो चेंज कर सकते हैं आप किलो न्यूटन, न्यूटन सब जगह से। पीसीसी की बात किया जाए, एक करके बता देता हूं, जैसे इसको किलो न्यूटन में करना हो तो इसको हो जाएगा आपका, तो मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है ना, इससे 10 से, तो वो तुम्हारा किलो न्यूटन में हो जाएगा, न्यूटन में हो जाएगा फिर, ठीक है ना, कि 1 किलोग्राम जो बराबर होता है डियोस्टेंट कैलकुलेशन में लगभग लगभग 10 न्यूटन के होता है, उसमें 10 का मल्टीप्लाई करोगे तो वो न्यूटन में आ जाएगा। और 1 किलो न्यूटन जो बराबर होता है वो होता है 1000 न्यूटन के। आप यूनिट में घबराओ ना, यूनिट में चेंज कर सकते। पीसीसी जो होता है 2400 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है। तो भी चाहे आप, अगर आप किलो न्यूटन में करना, सॉरी न्यूटन में करना चाहे, इंटू 10 कर दो तो आपका 24,000 न्यूटन पर मीटर क्यूब हो जाएगा, और अपॉन 1000 कर दोगे तो फिर वो किलो न्यूटन में आ जाएगा, तो 24 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, यूनिट में ध्यान रखना। आरसीसी की बात किया जाए तो 2500 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। स्टील की बात किया जाए तो ये हो जाता है 7850 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो ये 4 चीजें जो है हमेशा ध्यान रखिएगा। अभी पीसीसी पूछा था, कंक्रीट पूछा था। कंक्रीट का मतलब है सिंपल सा, कंक्रीट का मतलब क्या है सिंपल सा बताओ, जिसमें आपका सीमेंट होगा, पर सीमेंट, जिसमें आपका फाइन एग्रीगेट होगा, फाइन एग्रीगेट का मतलब सैंड, बजरी, और तीसरा आपका सीए का मतलब कोर्स एग्रीगेट, रूढ़ी, और प्लस वाटर जब आप मिलाओगे तो ये पेस्ट बनता है कंक्रीट। मोटार आपको समझाया था पहले, मोटार का मतलब है सैंड, सीमेंट प्लस सैंड विद वाटर। ठीक है, और आपका इसी को आप पीसीसी भी कहते हैं, प्लेन सीमेंट कंक्रीट। आरसीसी का मतलब होता है रिइंफोर्समेंट, रिइंफोर्समेंट मतलब स्टील, स्टील प्लस कंक्रीट। ठीक है ना, बड़े बड़े स्ट्रक्चर। चलिए खैर आगे बढ़ लेते हैं नेक्स्ट।
व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ M10? प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपने डिटेल क्लास मेरा देखा होगा कंक्रीट टेक्नोलॉजी के अंदर, मैंने आपको बताया था कि अलग अलग ग्रेड होते हैं 4 तरह के, जिसको आप अलग अलग जगह पर, मैंने आपको बताया था सारे नॉर्म्स IS कोड 456 के कहाँ पर कौन सा यूज करना है। जैसे मैंने कहा कि M10 के अंदर, जैसे मैंने कहा कि M15 के अंदर, जैसे मैंने कहा कि M20 के अंदर, और मैंने कहा जैसे कि M25 के अंदर। इन ग्रेड को कभी मत भूलिएगा। M10 के अंदर 1:3:6 का जो है बनाया जाता है मसाला। मसाला का मतलब पूरा पेस्ट। 1 जो है यहाँ पर सीमेंट होगा, 3 यहाँ पर सैंड होगा जिसको आप फाइन एग्रीगेट कहते हैं FA, और ये हो गया आपका कोर्स एग्रीगेट जिसको रूडी कहते हैं। तो इस तरह से बनाया जाता है। एक बैग अगर आपका सीमेंट का बनेगा तो 3 बैग आपके इस तरह से रेशियो बनेगा, सैंड बजरी, और 6 बैग रूडी जो आपका तोड़ के क्रस्ट स्टोन जो होते हैं। M15 में जो होता है 1:2:4 का होता है, और M20 में 1:1.5 डेड रेशियो डी का होता है, और M25 में 1:1:2 का होता है। इनको कभी मत भूलो भाई, ठीक है ना, बार बार लिखोगे तो भूलोगे नहीं। ये हो गया आपका अभी M10 का 136, ठीक है। कि डिपेंडिंग अपॉन दी कंस्ट्रक्शन, की ग्रेड जो डिफाइन किया जाता है डिपेंडिंग अपॉन द कंस्ट्रक्शन। हल्का कंस्ट्रक्शन है यहाँ तक यूज कर लो। अगर आप आरसीसी का कंस्ट्रक्शन यूज कर रहे हैं तो आरसीसी में कोड ने कहा है कि भाई इससे कम तो आपको यूज करना ही नहीं है। नया कोड जो रिवीजन हुआ है ना, ये भी बता रखी है बातें। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपके पास वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट। तो वर्केबिलिटी को कंक्रीट को मेजर करने के लिए बिकार प्रेस टेस्ट, तो भैया आप इनिशियल सेटिंग टाइम निकालते हैं, सीमेंट की स्लम टेस्ट होता है, स्लम टेस्ट, ठीक है ना। चलिए ध्यान रखना। अकॉर्डिंग टू IS कोड 456 1978, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। प्यारे विद्यार्थियों, कंक्रीट की जो इलास्टिसिटी है, क्योंकि कंक्रीट में भी थोड़ा सा इलास्टिसिटी हम लेते हैं फॉर्मूले से, तो ये आता है 5700 अंडर रूट ऑफ FCK। FCK का मतलब क्या होता है? जैसे मैं कहूं कि M20 ग्रेड है, ये M20 ग्रेड आप यूज कर रहे हो, तो इसमें 20 जो होता है, FCK जो होता है 20 होता है करेक्ट स्ट्रेंथ न्यूटन पर mm स्क्वायर में, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, ये बात ध्यान रखना, ओके। अब यहीं पर प्यारे विद्यार्थियों एक फॉर्मूला और यूज होता है 5000 अंडर रूट ऑफ FCK। दोनों इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट के अच्छे फॉर्मूले हैं, दोनों में कोई गड़बड़ नहीं है। अभी तो आपको कुछ कंफ्यूज किया ही नहीं है, सीधे सीधे आपका आंसर है 5700 अंडर रूट ऑफ FCK। ये भी गलत था, ये भी गलत था, ये भी गलत था। लेकिन ये जो कोड रिवीजन था पहले, जब आपका 456 का कोड होता है आरसीसी का कंक्रीट का, 1978 में रिवीजन हुआ था, तब जाके ये था। लेकिन ये जो बाद में फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज कर दिया गया, ये तुम्हारा IS कोड 456, ये जब 2000 में रिवीजन हुआ, कोड तो वही है लेकिन सब सन होता है, ये ईयर होता है, रिवीजन ईयर। 2000 में जब रिवीजन किया गया तो ये तुम्हारा चेंजेस देखने को मिला। ये भी ध्यान रखना कौन सा कोड के द्वारा पूछा गया है। खैर, what should be the minimum grade of the reinforcement concrete in and around sea coast? मतलब कि ऐसा बोल रहा है, इसको बोलते हैं सीवियर कंडीशन। माइल्ड कंडीशन के लिए सबसे मिनिमम जो ग्रेड होता है वो आपका M20 होता है, लेकिन सीवियर कंडीशन के लिए बोल रहा है, बात को ध्यान रखिएगा। सीवियर कंडीशन, लेकिन रिइंफोर्समेंट का बनाना है, आरसीसी का स्ट्रक्चर बनाना है, तो मिनिमम ग्रेड M20 होता है वैसे। लेकिन जब ये शब्द लिख देता है ना, ये सी कोस्ट का मतलब होता है कि आपका डीप्ड इन सी वाटर, समुद्री पानी में डूबा हुआ कोई स्ट्रक्चर ऐसा है, या आप बोल सकते हैं वाटर टैंक का डिजाइन है, वाटर टैंक भी इसी में डिजाइन करते हैं आप सीवियर एक्सपोजर के लिए। तो ये सब जो है मिनिमम ग्रेड आपके M30 के यूज किया जाता है, और क्लियर कवर वहां पर 45 mm का मिनिमम यूज किया जाता है। तो ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन उल्टा भी पूछा सकता है, वाटर टैंक का डिजाइन किस ग्रेड के लिए किस ग्रेड से करते हैं, तो M30, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अभी जस्ट पहले ही मैंने इस पर डिस्कस किया था, कि डेंसिटी ऑफ आरसीसी याद है आपको, अभी किया था कि 2500 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। मैंने कहा था कि 1 किलोग्राम में लगभग 10 अप्रोक्सीमेटली है, ये 10 न्यूटन होता है, और 1 किलो न्यूटन में आपका जो होता है 1000 न्यूटन होता है। इसके हिसाब से यूनिट बनाओ, सबसे पहले ऊपर बनाओ यूनिट आरसीसी का। देखो 2500 किलोग्राम है, तो 1 किलोग्राम में 10 न्यूटन है, तो 2500 किलोग्राम मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 25000 न्यूटन। 10 का मल्टीप्लाई कर दोगे ना तो न्यूटन में आ गया, न्यूटन पर मीटर क्यूब। अब आ जाओ प्यारे विद्यार्थियों, 1 किलो न्यूटन जो बराबर है 1000 न्यूटन के है। अगर आपको न्यूटन को किलो न्यूटन में करना है तो 25000 बटे 1000 करना होगा। तो भैया आरसीसी का आ चुका है 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, अपॉन 1000 कर दो ना, तो यही तो है आंसर, 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, मतलब डी ऑप्शन आपका आ जाएगा करेक्टली सही।
अप्रोक्सीमेट वेट ऑफ ब्रिक। प्यारे विद्यार्थियों, जो ब्रिक आप देखते हैं मार्केट में, जो भी आपकी ब्रिक मिलती है, थोड़ा सा वेरी कर सकता है, थोड़ा सा ग्राम में थोड़ा सा वेरी कर सकता है, लेकिन हम कैलकुलेशन में मोस्ट ऑफ कैलकुलेशन नंबर ऑफ ब्रिक की, या पूरा जितनी भी हमारी कैलकुलेशन चलती है अभी तक सिविल इंजीनियरिंग के अंदर, तो वो हमारी 3 किलोग्राम के वेट के हिसाब से चलते हैं, और ऑब्वियसली इसी के हिसाब से आपको भी चलाना है। क्योंकि डियर स्टूडेंट, आप कोई घर बना रहे हैं एज अ सिविल इंजीनियर, अगर आप घर बना रहे हैं, ये एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग पहले ही हो जाता है, मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट। तो मटेरियल कॉस्ट के अंदर जब आप देखते हैं कि हमारे पास साइज इतना है, 1 मीटर की दीवार बनानी है, इतनी थिकनेस है, 1 मीटर लंबी है, 1 मीटर चौड़ी है, ऐसी दीवार बनानी है, उसकी थिकनेस इतनी है, इसके हिसाब से हम नंबर ऑफ ब्रिक निकालते हैं कि कितनी दीवार बनेगी, कहाँ कहाँ पर बनेंगी, बाउंड्री वॉल, सब चीज़, फिर नंबर ऑफ ब्रिक हम निकालते हैं, और नंबर ऑफ ब्रिक के हिसाब से हम देखते हैं कितना उसमें पैसा लगेगा। उसके बाद हम वेट की कैलकुलेशन भी करते हैं कि कितना एक बैग सॉरी एक ब्रिक का वेट जो है 3 किलोग्राम है, तो कितना टोटल वेट आएगा, कितनी सारी ब्रिक उसमें लग रही हैं, तो टोटल वेट क्या रहेगा स्ट्रक्चर का, सेल्फ वेट जिसको कहते हैं। ठीक है, वो सब हम एक 3 किलोग्राम लेके चलते हैं सारी कैलकुलेशन। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। या 3 किलोग्राम हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्पज ऑफ फ्रॉग। अब फ्रॉग का पर्पज क्या है, ये बात मैंने पहले भी आपको डिस्कस किया। फ्रॉग मैंने क्या कहा था, फ्रॉग मैंने आपको समझाया था कि नहीं समझाया था? ऐसा है आपका ब्रिक, इसके ऊपर आप एक डेप्थ एम्बेडेड करते हैं, यहाँ पर एक डेप्थ एम्बेडेड करते हैं यहाँ पर, और इस डेप्थ को आप कहते हैं फ्रॉग। इसको क्या कहते हैं? फ्रॉग कहते हैं डियर स्टूडेंट। क्या कहते हैं? फ्रॉग। और ये जो फ्रॉग है, एक्चुअली में इसका काम क्या था? इसका काम यह था कि आप एक ब्रिक जब डालोगे, दूसरी ब्रिक डालोगे, तो यहाँ पर इस ज्वाइंट को, इस फ्रॉग को भरोगे मोटार से, उस मसाले से, और एक ज्वाइंट बना पाएगा इसके ऊपर की ब्रिक के लिए, उसको बोलते हैं की ज्वाइंट। यही तो लिखा है, फॉर्म की ज्वाइंट बिटवीन द ब्रिक एंड मोटार। तो ये है भाई, सही आंसर ये है। यहाँ पर अब ऐसा मत लिख देना कि मैन्युफैक्चरर का नेम, रिड्यूस द वेट ऑफ ब्रिक, बिल्कुल गलत बात है। इंप्रूव द इंसुलेशन प्रोवाइड, बिल्कुल फालतू की चीजें हैं। एक की ज्वाइंट बनाता है, जिसकी वजह से होगा क्या, मजबूत होगी इसके बॉन्डिंग, स्ट्रेंथ, ज्यादा से ज्यादा लोड ट्रांसफर कर पाएगा, पूरा का पूरा ब्रिक मैसनरी। ओके, चलिए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेजेस इन द मैन्युफैक्चरिंग ब्रिक। प्यारे विद्यार्थियों, बहुत सारे क्वेश्चन आपको मैंने ज्यादातर जो है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन और आरसीसी स्टील मेजर वाले पार्ट से भी शुरुआत किया है, और भी आपके लिए सेशन लाते रहूंगा, टेंशन बिल्कुल ना रहे। आपने देखा होगा जब आप ब्रिक बनाते हैं तो सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है वेदरिंग। वेदरिंग का मतलब होता है, जो आपने मिट्टी ली है ब्रिक बनाने के लिए, मिट्टी से बनती है, तो वो जो मिट्टी होती है, चिकनी मिट्टी, क्ले जिसको बोला जाता है, क्ले अर्थ जिसको बोल रहे हैं, इसमें कि सिलिका भी होता है, एल्यूमिना होता है, जिसमें कि आपका आयरन हो सकता है, इसमें आपका एल्यूमिना होगा, लाइम भी होगा, थोड़ा बहुत सिलिका सबसे ज्यादा होगा। तो उस मिट्टी को जो है पहले गूंदा जाता है, पानी डाला जाएगा पहले, पानी डाला जाएगा, मतलब कि केवल उसको पहले सैचुरेट किया जाता है, वेदरिंग किया जाता है, सैचुरेट करना ही वेदरिंग कहला जाता है। पहला स्टेप वेदरिंग हो गया। पानी डालने के बाद पगमिल की मशीन, एक मशीन यूज होती है यहाँ पर, पगमिल कुछ इस तरह की एक मशीन होगी ऐसा। इस मशीन में क्या होता है डियर स्टूडेंट, कि यहाँ पर आपका इसमें ये मिट्टी भी डालेंगे, और ये तुम्हारा सैचुरेटेड मिट्टी, और उस पर से पानी भी जितना चाहिए होगा उतना डालेंगे, नीचे से हमारे ये गूंदी हुई मिट्टी निकल के आती है, जैसे आटा गूंद के आता ना, तो वैसे ही तो एक परफेक्ट पेस्ट बन के आ जाता है मिट्टी का। अब उस मिट्टी को हम क्या करेंगे, उस प्रोसेस को बोला जाता है टेम्परिंग। मिट्टी जब बन के आ गए, परफेक्ट बन के आ गए, पानी डाला, वेदरिंग, उसके बाद टेम्परिंग किया, तो मिट्टी बन के आ गया, तो वो एक आपका पेस्ट बन गया, तो उसमें ले जाएंगे आप सांचे में। ये सांचा है, सांचे को बोला जाता है मॉड, मॉड बोला जाता है, मॉल्डिंग उस प्रोसेस को बोला जाता है। सांचे में डालेंगे मिट्टी को, सांचे को यहाँ पर थोड़ा सा टाइट करेंगे, जैसे एक शेप ढल जाएगा उसको रिलीज करेंगे, ऐसे बहुत सारे ब्रिक बनाते जाएंगे, उसको सुखाने के लिए रह जाएंगे। नेक्स्ट आपका स्टेप होता है ड्राइंग, सुखाने के लिए रखेंगे कुछ समय। ड्राइंग के बाद लास्ट स्टेप होता है बर्निंग। बर्निंग का मतलब उसमें भट्टियों में ले जाएंगे, क्लीन जिसको बोला जाता है। क्लीन का मतलब समझते हैं, भट्टियां, भट्टी समझते हैं, बड़े बड़े जो भट्टे होते हैं, ईंट के भट्टे, तो वहां पर गर्म करने के लिए फिर छोड़ा जाता है, टेम्परेचर देने के लिए। तो पहला स्टेप हो गया आपका वेदरिंग अगर देखा जाए। दूसरा स्टेप हो गया, तो मतलब कि नेक्स्ट स्टेप आपका टेम्परिंग का होगा, उसके बाद ही आप सांचे में डालोगे। तो 1 3 2 जो है सीक्वेंस चल रहा है, 1 3 2 आपका सी ऑप्शन में है भाई। इसके आगे भी होता है ड्राइंग, बर्निंग, तो आप लगा दे, लेकिन 3 ऑप्शन ही आपके यहाँ पर है अवेलेबल।
मैंने आपको जस्ट पहले ही जब मैं आपको ट्री के बारे में बता रहा था, आपको याद होगा एनुअल रिंग के बारे में बता रहा था। एनुअल रिंग की मदद से आप एज का पता लगा पाते थे। एक शब्द को आपने शायद मेंशन किया होगा, फोकस किया होगा, मैंने बताया था कि पिथ को ही मेडुला कहा जाता है। तो वही कहा जा रहा है, मेडुला इज आल्सो नोन एज मेडुला। डियर स्टूडेंट, आप देखते हैं कि क्रॉस सेक्शन को देखेगा ध्यान से, यहाँ पर आप फिगर को देखें तो ये जो पोर्शन है ना, ये इसको बुलाया जा रहा है पिथ। यहाँ पर देख रहे हो इस फिगर में, ये देखो कितना लेयर है। इस पिथ के नजदीक जो ये लेयर बन रही है हर एक साल में, तो इसको बोला जाता है हार्डवुड। हार्डवुड का मतलब है एनुअल रिंग सराउंडिंग द पिथ, तो ये हो जाएगा हार्डवुड, दिल के करीब, पिथ के करीब। पिथ को ही दूसरा नाम मेडुला भी कहा जाता है, यहाँ पे लिख देता हूं मेडुला। ओके, अब जो आपके सैपवुड होंगे, ये एनुअल रिंग जो आपके काफी दूर होंगे, हार्डवुड से भी दूर की तरफ, तो इसको बोला जाता है सैपवुड। उसके बाद ये देखा गया सैपवुड यहां तक है। सैपवुड ये है सैपवुड ना, और इनर बार्क जो छाल होती है इनर वाली, इसके बीच में एक लेयर होती है जिसको कहते हैं कैम्बियम लेयर। कैम्बियम लेयर में ही बहुत सारा शैप होता है, शैप का मतलब मॉइस्चर होता है, उसको रिमूव करते हैं बाद में। ठीक, उसके बाद आपका इनर बार्क और फिर आपकी आउटर बार्क। तो इस तरह से काम चल रहा है, देख रहे हैं आप ध्यान से। बाहर वाली हो गई आउटर बार्क, उसके बाद हो गई इनर बार्क, उसके बाद आपका कैम्बियम लेयर जिसमें वो शैप है, मॉइस्चर है। नेक्स्ट आपका शैपवुड आ गया, देखो। उसके बाद आपका जो है हार्टवुड आएगा, और नेक्स्ट आपका ये जो है पिथ है। इस तरह से सारा का सारा इसमें और अच्छे खोल के मैंने दिखाया है। आप कहेंगे कि सर पिथ को ही तो मेडुला कहा जाता है, ए ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। वेरी गुड, आगे बढ़ लेते हैं। यस फ्रेंड, यहाँ पर एग्रीगेट बोल रहा है, एग्रीगेट ऑक्यूपाई द विच परसेंट ऑफ द कंक्रीट। ये समझ नहीं आया होगा आपको। यस फ्रेंड, मैंने पहले भी आपको डिस्कस किया है कि कंक्रीट जब आप बोलते हैं, कंक्रीट का मतलब होता है इसमें सीमेंट पड़ना है प्लस फाइन एग्रीगेट पड़ना है, FIN फाइन एग्रीगेट, प्लस कोर्स एग्रीगेट। फाइन एग्रीगेट को आप कहते हैं बजरी, सैंड, बालू, सैंड, और ये आपका क्रश स्टोन है। प्यारे विद्यार्थियों, अगर देखा जाए इनडायरेक्टली, एक बात को यहाँ पर फोकस करें, अगर देखा जाए तो ये दोनों है क्या चीज, दोनों है क्या चीज, अगर देखा जाए कि दोनों ही तो क्या है, एग्रीगेट है ना। एग्रीगेट ही तो है ये एग्रीगेट का पोर्शन है। यही कह रहा है कि पूरे सीमेंट के, क्योंकि भाई जब आप कंक्रीट बना रहे होंगे तो टोटल वॉल्यूम तो ये होगा, आपका फाइन एग्रीगेट का अलग होगा पार्ट, कोर्स एग्रीगेट क्रश स्टोन का अलग होगा, और सीमेंट का अलग होगा। ये फाइनल वॉल्यूम है। लेकिन इस वॉल्यूम में अगर देखा जाए केवल एग्रीगेट का पोर्शन, एग्रीगेट में दोनों आ गए भाई, एग्रीगेट में दोनों आ गए ना, फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट प्लस कोर्स एग्रीगेट। एग्रीगेट में दोनों चीजें आ चुकी हैं। इस एग्रीगेट का जो परसेंटेज रहता है 70 से 80% लगभग रहता है पूरे वॉल्यूम में, मतलब कि अप्रोक्सीमेट 20 से 30% केवल सीमेंट रहता है। समझो जरा ध्यान से, तो मतलब पूरे कंक्रीट में जो बॉडी प्रोवाइड करता है, ड्यूरेबिलिटी प्रोवाइड कराएगा, वो एग्रीगेट ही कराएगा अपने आप में। सीमेंट ठीक है, मजबूती देगा, कोई दिक्कत नहीं, बाइंड अप करने का काम करेगा, बाइंडिंग मटेरियल होता है। लेकिन जो ड्यूरेबिलिटी है, टिकाऊपन या बॉडी जो प्रदान करेगा पूरा, तो वो कहीं ना कहीं एग्रीगेट ही है। 70 से 80% काफी ज्यादा होता है, ध्यान रखिएगा। एग्रीगेट दोनों आ गए उसमें, फाइन और कोर्स दोनों आ गए। नंबर ऑफ स्टेजेस डन इन द कंक्रीट प्रोडक्शन, प्यारे विद्यार्थियों बताइएगा। बोल रहा है कि जब आप कंक्रीट को बनाते हैं, कंक्रीट ढालते हैं, बनाते हैं, वो सब चीजें, उसमें 7 तरह के 7 स्टेप्स जो है फॉलो करने पड़ते हैं। और वो 7 स्टेप्स क्या है? सबसे पहले आप करते हैं बैचिंग। पहला स्टेप जो होता है बैचिंग। बैचिंग का मतलब क्या है जी? बैचिंग का मतलब होता है मेजरमेंट ऑफ इंग्रेडिएंट। लिख नहीं रहा हूं, अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। बैचिंग का मतलब होता है मेजरमेंट ऑफ इंग्रेडिएंट। मान लेते हैं कि अगर आप 20 का भी ग्रेड के हिसाब से कंक्रीट बना रहे हैं, तो भाई 1 बैग आपको सीमेंट लेना पड़ेगा, 3 उसमें 1.5 बैग आपको लेना पड़ेगा सैंड, और 3 बैग आपको लेना पड़ेगा रूढ़ी, मतलब कि जिसमें आप कोर्स एग्रीगेट कह रहे हैं। तो बड़ा कंस्ट्रक्शन है, तो उसके हिसाब से आपके पता नहीं कितने बैग लग रहे होंगे, फिर रेशियो के हिसाब से। तो इसमें मेजरमेंट पहले आप कर लेते हैं। तो बेचिंग का मतलब ही होता है मेजरमेंट। और मेजरमेंट के लिए डियर स्टूडेंट हो सकता है कि आप क्या करते हैं, वेट बैचिंग कर सकते हैं या वॉल्यूम बैचिंग कर सकते हैं। वेट बैचिंग भी होती है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम भी कर सकते हैं, और बाय वेट भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए खैर, नेक्स्ट हमारे पास है डियर स्टूडेंट आगे। बैचिंग के बाद अब बैचिंग हो गई, मेजरमेंट आपने कर लिया, तो अब मिक्सिंग होगा। सारे के सारे इंग्रेडिएंट को आपने देखा होगा ना, कभी मिस्त्री को देखा होगा काम करते हुए। पहले वो क्या करता है, ये है माना प्लेसिंग है, ये जगह है, इस जगह पर वो क्या करता है, पहले खूब सारा मटेरियल डाल देगा, मेजरमेंट करके वो डाल देगा। इसके बाद वो मिक्सिंग कर लेगा।
मिक्सिंग कर लेगा। तीसरा काम जो है प्यारे विद्यार्थी, इसमें पानी भी डाल देगा। अब क्या होगा, तीसरा काम प्लेसिंग होगा। प्लेसिंग का मतलब जिस जगह, प्लेसिंग से पहले ट्रांसपोर्ट, प्लेसिंग से पहले पहले ले जाओ तो गई थी, तो प्लेसिंग से पहले ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टिंग या ट्रांसपोर्टेशन, मिक्सिंग हो गया ना, बढ़िया से मिक्सिंग हो गया। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब कितने, काफी जहां पर आपको ले जाना है ट्रांसपोर्ट करोगे ही। ट्रांसपोर्टर के बाद आप क्या करोगे, उसको छोड़ोगे, तो छोड़ने को बोला जाता है प्लेसिंग, छोड़ दोगे। प्लेसिंग के बाद यस एक और स्टेप है इंपॉर्टेंट, जिसको कहा जाता है क्या, एक और स्टेप है, वो है कॉम्पैक्शन। कॉम्पैक्शन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपने प्लेसिंग किया और ऐसे लूज कंडीशन में छोड़ दिया, तो उसमें बहुत सारे जो नीचे वॉइड्स होंगे, छेद होंगे, उसमें एयर होगी, और वो एयर जो उसकी डेंसिटी, उसकी पैकिंग कंडीशन को घटा देगी, उसकी स्ट्रेंथ को घटा देगी सीमेंट। तो हम क्या चाहते हैं, उसके कॉम्पैक्ट खूब सारा हो, जो जो एयर है उसमें वॉइड्स में, वो एक्सपेल्ड हो और बहुत अच्छे से पैक्ड हो जाए, उसकी डेंसिटी मजबूत हो जाए, मतलब कॉम्पैक्शन हो गए। छठवां जो स्टेप होता है इसके बाद, कॉम्पैक्शन करने के बाद, क्योंकि जब आप कॉम्पैक्शन कर रहे होते हैं तो एक इरेगुलरिटी आ जाती है सरफेस में, ऐसे इंडुलेशन आ जाता है, ऐसे ऐसे, तो फिर हमारा सरफेस को स्मूथ भी करना होता है, हमको फिनिशिंग देना होता है फिर ट्रॉवेल की मदद से। और सातवां है प्यारे विद्यार्थियों, लास्ट जो स्टेप होता है, जब उस वो स्ट्रेंथ गेन कर देता है 10 घंटे 10 घंटे 12 घंटे 24 घंटे के बाद, तो उस 24 घंटे के बाद नॉर्मली हम उसमें तराई करना शुरू कर देते हैं, तो हम कहते हैं हिंदी इंग्लिश में क्योरिंग, तराई करना। क्योरिंग का एक मेन मात्र उपाय, क्योरिंग करने का एक मेन मात्र जो ऑब्जेक्ट है वो ये है, क्योंकि जब हम कंक्रीट बना रहे होंगे तो कंक्रीट में मिक्स करते हुए हमने पानी डाला होगा, सीमेंट डाला होगा, तो वो एक बॉडी प्रदान अंदर ही अंदर रिएक्शन कर रहे होंगे, तो वो अपने सीमेंट में अपने रिएक्शन करने के स्ट्रेंथ गेन कर रहा होगा, कि C3S इनिशियल स्ट्रेंथ दे रहा होगा, C2S फाइनल, अपने काम में लगे होंगे। लेकिन प्यारे विद्यार्थी, जो हम प्लेसिंग करते हैं, फिनिशिंग करते हैं, तो इन्वायरमेंट में जो टेम्परेचर होता है, उसकी वजह से वो जो मॉइस्चर था कंक्रीट के अंदर जो मॉइस्चर था, पहले जब आपने कंक्रीट बनाया था, इस दौरान मिक्सिंग के दौरान, उस मॉइस्चर को इवेपोरेट कर देता है टेम्परेचर, जो इन्वायरमेंट में टेम्परेचर है, हो सकता है सनशाइन हो, तो वो अंदर का जो टेम्परेचर है वो इवेपोरेट होगा, तो कंक्रीट में एक भुरभुरीनेस आएगी। भुरभुरीनेस का मतलब है कि एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर नहीं रह पाएगा, पानी की वजह से वो बाइंड था, अब वो पानी इवेपोरेट हो रहा है तो भुरभुरा जाएगा सीमेंट। भुरभुराने का मतलब है कि सीमेंट आपका डिस्ट्रॉय हो जाएगा, टूटना शुरू हो जाएगा कहीं ना कहीं से। तो हम उस सीमेंट के अंदर, कंक्रीट के अंदर जो पानी है उसको बनाए रखने के लिए हम उस कंक्रीट के सरफेस को सैचुरेट रखते हैं। सैचुरेट रखने के लिए हो सकता है कि तुम जूट के बैग डाल दो पानी को, उसको सैचुरेट करके, या स्प्रिंकलिंग करके, छिड़काव करके कर दो, कुछ भी उपाय करके, पॉन्ड बना दो, बड़े बड़े मेन बना दो, छोटे छोटे टेम्पररी, बाद में तोड़ देना। तो हम सैचुरेट करके रखते हैं सरफेस को, कि भाई वो पानी जो इंटरनली है वो इवेपोरेट ना हो। तराई करने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि उसको पानी की प्यास लगी है, ऐसा कुछ नहीं है। पानी जो आप देते हैं उसको पानी की प्यास लगी है, ऐसा कुछ नहीं है। तराई देने का मतलब है कि उसका इंटरनली जो पानी था जब आपने मिक्सिंग को, तो उसको उड़ाने से बचा रहे हैं आप, समझ रहे हो बात, कुछ बात को ध्यान रखना। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। एज पर IS कोड 456 मैक्सिमम परमिसिबल फ्री फॉल ऑफ द कंक्रीट, कहने का मतलब है जब आप प्लेसिंग कर रहे होंगे तो कंक्रीट ने एक चीज आपको नॉर्म्स दिया है कि आप 1.5 मीटर से 1.5 मीटर शुड नॉट बी ग्रेटर देन 1.5, मतलब कि 1.5 मीटर के ऊपर से नहीं छोड़ोगे। मान लेते हैं कि तसला है, सपोजेड ऐसा है तसला, तो 1.5 मीटर के हाइट से अगर आपने कंक्रीट को छोड़ दिया तो एक डिफेक्ट आता है जिसको बोलते हैं आप सेग्रीगेशन। एक डिफेक्ट आता है सेग्रीगेशन। हाँ, एक 1.5 मीटर से नीचे की हाइट से छोड़ रहे हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 1.5 मीटर की हाइट से ऊपर छोड़ते हो तो कंक्रीट के अंदर एक सेग्रीगेशन आएगा, एक डिफेक्ट, एक तरह का डिफेक्ट है। और ये क्या है समझो, सेग्रीगेशन, दिस इज द सेपरेशन ऑफ कोर्स एग्रीगेट और फाइन एग्रीगेट फ्रॉम द मिक्स। मतलब कि जो कोर्स एग्रीगेट वाले जो पार्टिकल है ना, टूडी कंक्रीट देखा होगा आपने, उसका बहुत अच्छे से सेपरेशन हो जाता है, मतलब कि सेपरेट हो जाता है उस मिक्स से। पहले मिक्स आपका बाइंड अप होके हुआ था बहुत अच्छे से, इतनी मेहनत आपने करी, कॉम्पैक्शन सब कर, मतलब कि मिक्सिंग में इतना मेहनत लगाया, अब इतनी हाइट से छोड़ोगे तो उसका सेपरेशन होना शुरू हो जाता है, वो बाइंड अप होता ही नहीं है बाद में भी। तो उससे क्या फर्क पड़ता है कि स्ट्रेंथ हमारी जितनी मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पाती है। तो हमारा ये डिफेक्ट एक तरह का ध्यान रखना, तो ये 1.5 मीटर से ऊपर की हाइट ये भी ध्यान रखना है, नहीं छोड़ना है बिल्कुल भी।
ये नेक्स्ट, द प्रॉपर्टी ऑफ इंग्रेडिएंट टू सेपरेट फ्रॉम ईच अदर व्हाइल प्लेसिंग द कंक्रीट, बता दिया वही बात है ना। बोल रहा है कि जो कंक्रीट के अंदर जो इंग्रेडिएंट है उनका सेपरेशन हो जाता है अपने आप में एक दूसरे से, वही तो कहलाता है सेग्रीगेशन। कॉम्पैक्शन तो आप जानते हैं, श्रिंकेज, श्रिंक हो रहा है, बल्किंग। अच्छा, बल्किंग नहीं आपको पता है, श्रिंकेज का मतलब है श्रिंकेज सीमेंट का कंक्रीट का सिकुड़ना थोड़ा सा, कॉम्पैक्शन का मतलब आप जानते हैं दबाव देना, कॉम्पैक्शन मतलब आप एयर वॉइड्स को निकाल रहे हैं, वॉइड्स में से एयर को एक्सपेल कर रहे हैं, निकाल रहे हैं कॉम्पैक्शन से। बल्किंग का मतलब होता है डियर स्टूडेंट, जब आपका सैंड, अगर आपके पास सैंड बल्किंग होता है, सैंड में अगर जैसे आपका सैंड है, मान लेते हैं कंक्रीट के अंदर सीमेंट भी होगा, सैंड भी होगा, प्लस वाटर भी होगा, प्लस कोर्स एग्रीगेट, तो हम क्या देखते हैं कि सैंड में जब वाटर आपका मिक्स किया जाता है कंक्रीट के दौरान, तो सैंड में थोड़ा सा वॉल्यूम इंक्रीज होता आता है, उस वॉल्यूम इंक्रीज को एक टर्म्स कहा जाता है बल्किंग ऑफ सैंड। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। व्हाट इज द टाइम इंटरवल बिटवीन द सोविंग एंड हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप, ध्यान रखिएगा दो बातें हमेशा जीवन में। डियर स्टूडेंट, जब भी आप कभी भी कोई फसल बनाते हो, ध्यान से सुनिएगा, एक इंपॉर्टेंट टर्म्स मैं आपको समझा रहा हूं आज। कभी भी कोई फसल आप बोते हो, कोई फसल उगाते हो, तो फसल को उगाने से पहले आप क्या करते हो, सैचुरेट करते हैं फील्ड को। ये फर्स्ट वाटरिंग है। ये क्या है, फर्स्ट वाटरिंग है। ध्यान से समझना आप एक एक बात को, क्या है फर्स्ट वाटरिंग, क्योंकि फील्ड रहता है काफी हार्ड, हार्ड रहता है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, समझदार लोग, सब लोग यही करते हैं कि पहले फील्ड को पानी दे देते हैं, फर्स्ट वाटरिंग देते हैं, पहली सिंचाई, पहली इरिगेशन, पहली सिंचाई, फर्स्ट वाटरिंग। ठीक है, समझो जरा ध्यान से एक चीज को। तो फर्स्ट वाटरिंग आपने दी तो फील्ड आपका सैचुरेट हो गया, बढ़िया से उसमें खेत को जोत सकते हैं। तो खेत को जोतने के बाद आप क्या करते हैं कि यहाँ पर फसल लगाना शुरू कर देते हैं। आप यहाँ पर डियर स्टूडेंट अब फसल लगाना शुरू कर देते हैं, जैसे आपने फर्स्ट वाटरिंग कही, यहाँ से अब शुरू हो जाएगा, समझो जरा चीजों को, यहाँ से आपका शुरू हो जाएगा अब क्या, यहाँ पर आपका सोविंग करना शुरू हो जाएगा। फर्स्ट आपने क्या कर दिया, पहले पानी दिया, फिर आपने सोविंग करना शुरू कर दिया, पौधे को बोना स्टार्ट कर दिया, बढ़िया से कर दिया। बोने के बाद भी आप क्या करोगे, फिर से थोड़ा सा पानी दोगे, काफी सारा पानी दोगे। तो ये जो पहला पानी दिया जाता है बोइंग के बाद, बोने के बाद, इसका नाम भी मैं, उसके बाद आप जितना भी पानी दो चलोगे, लास्ट जो है आप जो है यहाँ पर हार्वेस्टिंग कर दोगे। हार्वेस्टिंग, हार्वेस्टिंग का मतलब फसल को काटना, क्या ये हार्वेस्टिंग, यहाँ पर आपने फसल को काट दिया, फसल को काट दिया। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, फसल को काटने से पहले भी तो आपने कहीं ना कहीं एक लास्ट वाटरिंग दिया होगा। ये क्या होगा, आपका लास्ट वाटरिंग रहेगा। लास्ट वाटरिंग मतलब कि लास्ट सिंचाई भी कहीं ना कहीं हुई होगी ना, भले हम जानते हैं कि काटने से जस्ट पहले नहीं होगी, लेकिन कहीं ना कहीं होगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, फर्स्ट वाटर आपने यहाँ दिया, पहला वाटर यहाँ दिया, और लास्ट वाटर आपने हार्वेस्टिंग से पहले दिया। तो इन दोनों का जो टाइम पीरियड है, लास्ट वाटरिंग से फर्स्ट वाटरिंग का, द टाइम इंटरवल बिटवीन द लास्ट वाटरिंग टू फर्स्ट वाटरिंग, दिस इज द बेस पीरियड। इसी को बोला जाता है बेस पीरियड। ओके, समझो जरा ध्यान से। द टाइम पीरियड बिटवीन द सोविंग ऑफ क्रॉप्स, ये क्रॉप्स फसल को सोविंग बो रहे हैं, और हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप मतलब काट रहे हैं, इन दोनों के टाइम को आप बोले थे, इन दोनों के बीच के टाइम को बोला जाता है ये वाला टाइम। ये देखो पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक, ध्यान रखना, यहाँ से लेकर यहाँ तक का टाइम, ये टाइम जो है ये होता है क्रॉप पीरियड, फसल पीरियड। फसल पीरियड का मतलब है जितने समय के लिए फसल फील्ड में है, यहाँ से फील्ड में है, यहाँ से फील्ड में है, इसकी बात तो हट गई, ठीक है ना, हार्वेस्टिंग तक। अब ये जो फर्स्ट पीरियड, फर्स्ट वाटरिंग है डियर स्टूडेंट, तो फर्स्ट वाटरिंग को कहा जाता है पेलोई इरिगेशन, एक नाम दिया जाता है पेलोई इरिगेशन। पहला जो वाटरिंग आपने दिया ना, पहली सिंचाई। अभी आपका जवाब आ गया होगा, व्हाट इज द टाइम इंटरवल बिटवीन द सोविंग एंड हार्वेस्टिंग, एक सेकंड में जवाब दे दोगे सर ये क्रॉप पीरियड है। क्या है, क्रॉप पीरियड है। सोविंग से लेकर हार्वेस्टिंग तक का पीरियड क्या है, क्रॉप पीरियड। यहीं पर बोलता है फर्स्ट वाटरिंग टू टाइम इंटरवल ऑफ क्रॉप बिटवीन द फर्स्ट वाटरिंग टू लास्ट वाटरिंग, तो फिर बेस पीरियड होता। अब ये आपने बोल दिया कि पहले इरिगेशन का मतलब है फर्स्ट वाटरिंग जो दिया होगा। अब ये देखा जाता है डियर स्टूडेंट कि जब आप सोविंग कर लेते हो, ठीक है, उससे पहले पानी दिया, सैचुरेट किया, तो फ्यू मिलीमीटर जब आपका फसल बढ़ जाती है,
फ्यू मिलीमीटर, थोड़ा सा मिलीमीटर, हल्का सा। आपकी फसल जब वो हल्का सा उग जाती है, ठीक, उसके बाद सबसे बड़ी डेप्थ जीत आती है पानी की। ये जो पहली मतलब कि सोविंग के बाद जो पहली डेप्थ दी जाती है, सबसे बड़ी डेप्थ होती है पानी की, बोला जाता है कोर वाटरिंग। क्या बोला जाता है इसको? कोर वाटरिंग। डियर स्टूडेंट, कोर वाटरिंग क्या बोला जाता है इसको? कोर वाटर। ऑब्वियसली सबसे बड़ा डेप्थ पानी का, सबसे ज्यादा क्वांटिटी इसी में लगती है, इसको सबसे बड़ी सिंचाई इसी को कहते हैं। मतलब कि सोविंग के बाद जो पहली वाटरिंग दी जाती है, फ्यू मिलीमीटर जब आपकी फसल हो जाती है, बोला जाता है कोर वाटरिंग। और एक्चुअली में कोर वाटरिंग का मतलब ये है कि हम जितने भी कैनाल डिजाइन करते हैं, सिंचाई की जो नहरें डिजाइन करते हैं कि कितना डिस्चार्ज उसमें जा पाए, तो हम कोर वाटरिंग के लिए करते हैं। क्योंकि अगर हम कैनाल का डिजाइन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर के लिए करें, तो छोटी मोटी डेप्थ तो आप वैसे ही दे पाओगे। ध्यान रखिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कैनाल डिजाइन, मोस्टली कैनाल डिजाइन बेस्ड ऑन दी, तो वहां पर 4 डेप्थ दे देगा, कोर वाटरिंग या बेस, अलग अलग देगा, अलग अलग बहुत सारी चीजें, ठीक है, प्लेव इरिगेशन, कई चीजें। ये सारी चीजें आपको समझ आएगी। सीजन पीरियड तो आप समझते हैं, अलग अलग सीजन होते हैं, रबी का सीजन, क्रॉप क्रॉप क्रॉप, आपकी खरीफ सीजन होता है, रबी सीजन होता है। चलिए, तो यहां पर आपका आंसर मिल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन केस ऑफ द ट्रायंगुलर सेक्शन द शियर स्ट्रेस। प्यारे विद्यार्थियों, ट्रायंगुलर सेक्शन कुछ ऐसा होता है, इसमें जो शियर स्ट्रेस जो डायग्राम होता है कुछ ऐसा होता है। तो यहाँ पर इसके सेंटर पे, मतलब कि ये मैक्सिमम होता है टाउ मैक्स, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस टाउ मैक्स, ये होता है 3/2 ऑफ टाउ एवरेज एक्चुअली में। और अगर आप टॉप से देखें तो ये होगा आपका h/2, और बॉटम से भी देखें तो h/2 पर आएगा मैक्सिमम स्ट्रेस। ध्यान रखिएगा, हाइट ऑफ h/2, ठीक है ना, हाइट ऑफ h/2। चलिए आगे बढ़ते हैं। वाट, अब देखिएगा इस क्वेश्चन का जवाब आप खुद सोच समझ कर करना, क्योंकि मैंने इस पर बहुत डिटेल आपको दे दिया है। क्या बोला है? वाटरिंग डन प्रायर टू द सोविंग ऑफ द क्रॉप्स इज कॉल्ड, वाटरिंग डन प्रायर टू द सोविंग ऑफ क्रॉप इज कॉल्ड। बोलो जरा, मैंने कहा था कि बोने से पहले, फसल को बोने से पहले क्या बोला था? यहाँ पर देखो, सोविंग ऑफ क्रॉप, क्रॉप को सोविंग, बोने से पहले पहले जो वाटरिंग आप करते हैं, पेलो इरिगेशन कहते हैं क्या उसको? यही तो क्वेश्चन है यार, क्या बोलते हैं इसको? पेलो इरिगेशन, ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना, पेलो इरिगेशन ये हो जाएगा वाटरिंग जो दे रहे हैं। चलेगा, आगे चलते हैं। लिटरल टाइज इन द आरसी कॉलम आर प्रोवाइडेड टू रजिस्ट। लिटरल टाइज क्या होता है, इस सब बारे में आपको बताएंगे। अगर आपने आरसी का कॉलम पढ़ा है तो यार डियर स्टूडेंट, अगर आपने जनरल इंजीनियरिंग पढ़ा है, अगर हमारी क्लासेस कभी करी हैं, तो जनरल इंजीनियरिंग में स्ट्रक्चरल वाला पार्ट, जिसमें कि कंक्रीट टेक्नोलॉजी, आरसीसी, स्ट्रक्चर एनालिसिस, या स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल वाला पार्ट, स्टील वाला पार्ट, वो सब जो चीजें थी, वो सारी जो चीजें थी वो हमने आपको पढ़ाई हैं। उसी में आरसीसी कॉलम आप पढ़ते हैं। आरसीसी के अंदर तो लिटरल टाइज क्या होता है और वो क्या काम करता है। प्यारे विद्यार्थियों, थोड़ा सा लिटरल टाइज के बारे में पहले बता दूं आपको। ये कॉलम है, ध्यान से देखो, ये कॉलम है। तो कॉलम के अंदर इस फिगर को अगर आप ध्यान से पढ़ पा रहे होंगे, तो एक बार तो ये वाली है, इन बार को बोला जाता है लॉन्गिट्यूडनल बार। क्या बोला जाता है? लॉन्गिट्यूडिनल बार। इस बार का ही सारा काम जो है लोड को ट्रांसफर करने वाला है। जो ऊपर से लोड आएगा ना, कॉलम का मतलब सपोर्ट है, इससे इसी बार की मदद से, ये वाली जो बार है, इससे ही आप इस लोड को ट्रांसफर होता है, इस बार की मदद से। ये देखो, ये देखो, ठीक है ना। लेकिन आपने एक चीज और देखा होगा यहाँ पर, इसी में आप देखें अगर ध्यान से, तो इन्हीं बार को पकड़ने के लिए आप ऐसे में भी बार यूज कर रहे हैं। देखो ना, आप ध्यान से देखो, ये देखो, देख रहे हो क्या? ये देखो, इनको बोला जाता है लिटरल टाइज। अरे यार, लेंथ आपके कॉलम की ऐसे होगी, लेंथ के अलोंग जो आपकी बार होंगी लॉन्गिट्यूडनल बार, और लेंथ के परपेंडिकुलर जो होंगी आपकी लेटरल बार, इनको बुलाया जाता है लिटरल टाइज। लिटरल टाइज ये लिखा हुआ है। तो लिटरल टाइज क्या आता है? मान लेते हैं कि कॉलम है, तो इस कॉलम में अगर लोड आ जाए, कॉलम में अगर लोड आ जाए, तो कॉलम कुछ ऐसा बकल हो जाता है। इस बकलिंग से, इस फेलियर से बचाने के लिए ये लेटरल टाइज यहाँ पर काम आ जाती है। और ये देखो यहाँ पर, ये देखो लेटरल टाइज कुछ ऐसे होंगे, ये देखो, देख रहे होंगे यहाँ पर आपको साफ साफ दिख रहा है ना। तो चलिएगा, आपने क्वेश्चन पढ़ना है अब। लिटरल टाइज इन आरसी कॉलम प्रोवाइडेड टू रजिस्ट, क्या रजिस्ट करेगा ये आप बताओ? बकलिंग ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्टील बार। तो लॉन्गिट्यूडनली आपने स्टील डाली है, उनका बकलिंग ना हो, इसके लिए हम जो है लिटरल टाइज यूज करते हैं। ये बेकार दिया है, ये बेकार दिया है, ये बेकार दिया है। ओके, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमारे इक्वेशन हम समझ गए। अब यहाँ पर इरिगेशन से ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है भाई, कि एक होता है लेसीमीटर और एक होता है टेंसियोमीटर। इन दोनों का काम क्या है, क्या ये मेजर करते हैं?
लेसीमीटर में कंफ्यूज नहीं होना है, टेंसियोमीटर। आपने एक शब्द सुना होगा SMT, सॉइल मॉइस्चर टेंशन। सॉइल मॉइस्चर टेंशन प्यारे विद्यार्थियों, मिट्टी जो होता है अपनी जड़ों में, जब आप पेड़ की बात कर रहे हैं, पौधे की, तो मिट्टी भी क्या करता है, उस जड़ों की मदद से एक टेंशन लगाता है, एक खिंचाव लगाता है, एक खिंचाव लगाता है पानी को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, जीवित रहने के लिए। उस खिंचाव को बोला जाता है सॉइल मॉइस्चर टेंशन। सॉइल के द्वारा मॉइस्चर को खींचने के लिए, एक्सट्रैक्ट करने के लिए जो खिंचाव लगाया जा रहा है, टेंशन, वही SMT है, सॉइल मॉइस्चर टेंशन। तो सॉइल मॉइस्चर टेंशन SMT उसी की बात कर रहा है। वो टेंशियोमीटर से आप क्या मेजर करते हैं, तो ऑब्वियसली ये है, वो ये है कैपिलरी पोटेंशियल, उसको बोला जाता है खिंचाव, कैपिलरी पोटेंशियल। जैसे आपने देखा होगा ये ग्राउंड सरफेस है, ये पौधा है, अगर ये वाटर टेबल यहाँ पर, मान लेते हैं कि वाटर टेबल यहाँ पर है, पानी का लेवल जो है यहाँ पर है, यहाँ तक भी अगर पानी है तो कैपिलरी एक्शन के कारण आपका रूट जोन तक पानी पहुंच जाता है। तो वो खिंचाव लगाएगा, जब SMT लगाएगा, सॉइल मॉइस्चर टेंशन, तो ये कैपिलरी पोटेंशियल उसको बुलाया जाता है। और लेसीमीटर क्या करता है, इवेपोट्रांसपिरेशन को जो है मेजर करता है। तो एक काम करते हैं आप, मैं आपको एक टेबल बता देता हूँ जिसमें सारी चीजें आपको याद करनी है, और आपका कहीं ना कहीं इन्हीं में से क्वेश्चन आता है भाई। एक काम करो, इन सभी चीजों को आप याद करो। सबसे पहला है इवेपोट्रांसपिरेशन, तो लेसीमीटर याद रखिएगा, लोग इवेपोरेशन दे देते हैं, इवेपोरेशन को है एटोमोमीटर, कैपिलरी पोटेंशियल टेंसियोमीटर, ट्रांसपिरेशन फीटोमीटर, इवेपोरेशन के लिए एटोमोमीटर। इवेपोरेशन का सबसे ज्यादा पूछा जाता है भाई, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, लेसीमीटर, इवेपोट्रांसपिरेशन, इसमें इवेपोरेशन और ट्रांसपिरेशन दोनों आ गए, ठीक है, लेसीमीटर। हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी परमीमीटर, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी, इन्फिल्ट्रोमीटर। ह्यूमिडिटी जो है हाइग्रोमीटर, रिलेटिव ह्यूमिडिटी आपका एक्रोमीटर, विंड स्पीड एनेमोमीटर। तो इनमें से सबसे ज्यादा जो मैंने देखा है, एक तो विंड स्पीड एनेमोमीटर, वेलोसिटी जो आपका है, और एक ये देखा है, और दूसरा ये वाला दिखा है, और एक आपका हाइग्रोमीटर वाला देखा है, हाइग्रोमीटर ह्यूमिडिटी। तीन तो सबसे इंपॉर्टेंट, वैसे सभी पढ़ के जाना है आपको। होप सो आपने सब चीजें जो है आज समझी होंगी। साथ ही साथ मैं आपको अग्रिम बधाई भी अग्रिम जो है शुभकामनाएं भी देता हूँ आपके एग्जाम के लिए। अग्रिम बहुत अच्छे से शुभकामनाएं देता हूँ आप सभी लोगों को कि भाई अपने पेपर बढ़िया से करें, और भी प्रैक्टिस में आपको लिए लाते रहूंगा। और ये क्वेश्चन सारे मैंने छठे हुए क्वेश्चन थे जो आपके जनरल इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थे, ध्यान रखना। बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है ये, लेकिन हाँ जनरल इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जो सिविल इंजीनियरिंग वाला पार्ट है उसके हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट आपका ये रहेगा, बेनिफिट रहेगा आपका, इसलिए इसको पढ़ के जरूर जाइएगा। चलिए तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन में भी, तब तक के लिए आप सभी लोगों को अग्रिम बहुत बहुत शुभकामनाएं, ठीक है, एग्जाम के लिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स ऑल।